मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके जवाद, गुड, थैंक यू। अभी बस ये पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सा आ रहे हैं, तो 5 to 10 मिनट्स में शुरू करते हैं हम।
हाँ जी, किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछिए, और काफ़ी लोग आ गए हैं। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज़, लास्ट लेक्चर में से। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो वालेकुम सलाम। सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैंने आपका लास्ट लेक्चर सुने थे। सॉरी सर, एक्चुअली हमारे ना फैमिली में एक डेथ हो गई थी, तो इस वजह से मैं आपके लेक्चर्स प्रॉपर्ली नहीं ले सक रही थी। तो अच्छा, अभी नाउ ऑनवर्ड इंशाल्लाह मैं सब लूंगी लेक्चर्स आपके। और सर, एक फेवर चाहिए होगी कि मेरे कुछ लेक्चर्स, अभी ना आपके 2 लेक्चर्स मेरे रहते हैं, तो वो जब मैं सुन लूंगी फिर आपसे बाद में उनसे क्वेश्चनिंग कर सकूंगी मैं। जी, जी, ज़रूर, एनी टाइम। जी, ठीक हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, किसी और का कोई सवाल प्लीज़? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये आपने लास्ट में एक चीज़ बताई थी लास्ट लेक्चर में, लॉन्ग होल डाइवर्सिटी। हाँ जी, बस अगर इसको रिपीट अगर आप कर दें। ये लॉन्ग हॉल डाइवर्सिटी इस चीज़ को कहते हैं कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन की लाइंस होती हैं ना, जो ख़ास तौर पे एक तो होती है जो कि आपकी एक्सचेंज से लेके आपके घर तक का कनेक्शन लाइन है, उसको तो हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में लास्ट माइल। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान भर में जितनी एक्सचेंजेस हैं, उनकी जो आपस में फिजिकल कनेक्टिविटी है, नंबर वन, मतलब जो आपकी इंटर प्रोविंशियल और इंट्रा प्रोविंशियल फिजिकल कनेक्टिविटी, प्लस जो आपकी इंटरनेशनल फिजिकल कनेक्टिविटी है ख़ास तौर पे, उसको हम कहते हैं लॉन्ग हॉल डाइवर्सिटी। तो लॉन्ग हॉल डाइवर्सिटी ये होती है कि आपकी जो कम्युनिकेशन या आपकी जो फिजिकल कनेक्टिविटी, जो कि आपके मुल्क को दुनिया के बाकी ममालिक से कनेक्ट कर रही है, और जिसकी थ्रू आपकी इनकमिंग ट्रैफिक और आपकी जो आउटगोइंग ट्रैफिक है वो एक्सचेंज हो रही है, तो आपने उसका भी ऑल्टरनेट लेना है, राइट? तो इसको बेसिकली हम कहते हैं लॉन्ग हॉल डाइवर्सिटी। कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम दुनिया से कनेक्टेड हैं, तो जिस तरह पाकिस्तान की जो फिजिकल टेली कनेक्टिविटी है बाकी दुनिया से, वो दो केबल्स के थ्रू है। उन केबल्स का नाम मैंने पहले भी कई दफ़ा रिपीट किया है। एक केबल का नाम है सी मी वी, SEA। सी से बनता है साउथ ईस्ट एशिया। WE से बनता है SEA, सी मी वी। फिर ME है, ME का मतलब है मिडल ईस्ट, और वी का मतलब है वेस्टर्न यूरोप। तो अगर आप गूगल पे सिंपल लिखें SEAMEWE, तो वो आपको डिटेल में बताएगा कि ये लॉन्ग हॉल कनेक्टिविटी है जो कि पाकिस्तान की टेलीकॉम ट्रैफिक को बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर रही है। तो उस सूरत में अब हमें, पहले वो 2005-6 में एक केबल हुआ करती थी, तो अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, क्योंकि वो अरेबियन सी से गुजर रही है, अब अगर वो अंडर द सी उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको लोकेट करना, उसको फिर रेक्टिफाई करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एक से ज़ायद केबल्स हों, और अगर ये मीडियम इसमें कोई फॉल्ट आ जाए और ऑल्टरनेट में भी कोई आपके पास जो बैकअप है उस पर भी कोई फॉल्ट आ जाए, तो बेहतर है कि फिर आपके पास कोई ऑल्टरनेट हो, जैसे कि सैटेलाइट है। तो फिर इसको हम कहते हैं लॉन्ग हॉल डाइवर्सिटी। तो अगर एक कंपनी है, एक कंपनी ने अपने मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस लिए हुए हैं, लेकिन जिन कंपनी से वो इंटरनेट ले रही है, अगर उन्होंने उनके पास कोई बैकअप अरेंजमेंट्स नहीं है, तो आप तो फिर भी प्रॉब्लम में हैं। इसलिए फिर वो लॉन्ग हॉल डाइवर्सिटी कहलाती है। कुछ क्लियर हुआ? जी सर। और कोई सवाल?
नो सर, अभी तक तो यही था। ओके, लास्ट टाइम मैंने कहाँ तक कराया था कहाँ तक कराया था? सर लास्ट टाइम हमने ये लॉन्ग होल डाइवर्सिटी पढ़ी थी, हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद ओके, हमने ये टेक्निक्स पढ़ी थी, लॉन्ग होल डाइवर्सिटी पर हमने लेक्चर वाइंड मतलब अप ये किया कि अब था। हमने डेटाबेस के रेजिलियंस या रिकवरी मेथड्स भी देख लिए डाटा के, और हमने एप्लीकेशन का भी देख लिया, और हमने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के भी रिकवरी मेथड्स जो हैं वो देख लिए। जी सर, ऐसे ही है। राइट, चलें हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक मिनट, मैंने एक क्वेश्चन था जी पूछिए। सर। ये जो हम ये पढ़ रहे हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग जो है, ये जनरल कंट्रोल है या स्पेसिफिक कंट्रोल है? ये स्पेसिफिक मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं? ओवरऑल, यानी कि अब बीसीपी का जो सीसा मैनुअल में लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग जो है ये स्पेसिफिक कंट्रोल है। अब डीआरपी जो है उसका तो समझ आता है कि स्पेसिफिक कंट्रोल हो सकता है, यानी कि कोई डिजास्टर एक पार्टिकुलर हो गया है तो उसको हम रिकवर करना चाह, तो जो बिजनेस प्लानिंग है, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई। सर बिल्कुल जो भी बोल रहा है बिल्कुल कुछ भी नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा, आपने कहा कि जो डीआरपी है वो स्पेसिफिक है, बुक में ये लिखा है सीजा में, उसके आगे नहीं सुना मैंने। जी सर, असल में सीजा में उन्होंने डीआरपी और बीसीपी दोनों को जो है ना वो स्पेसिफिक लिखा है। दोनों ही स्पेसिफिक हैं बिल्कुल। तो सर बीसीपी तो जनरल नहीं है, यानी कि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देख के उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको फॉर्मुलेट करते हैं। असल में उन्होंने जेनेरिक और स्पेसिफिक में जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस पैराए में आप ले रहे हैं, आपको ले रहे हैं कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है या नहीं है। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो फिर तो ये जेनेरिक है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरप्राइज वाइड है। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट ठीक नहीं है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट ये लें कि क्या इसमें डोमेन एक्सपर्ट्स आपको चाहिए, क्या ये बजाते खुद एक स्पेशलाइज्ड डोमेन है, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक स्पेशलाइज्ड चूंकि डोमेन है, इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड, qualified and experienced domain experts, not only to plan but also for implementation। तो फिर आपको समझ आएगा कि हाँ ये फिर स्पेसिफिक है। जेनेरिक का मतलब ये है कि उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज नहीं चाहिए। जेनेरिक कोई भी कर सकता है, या टॉप मैनेजमेंट कर सकती है। तो इस लिहाज से ये स्पेसिफिक कंट्रोल है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो कंट्रोल्स हैं वो जी सर। जेनेरिक नहीं है, वो स्पेसिफिक हैं। मतलब ये कि वो कंट्रोल्स जो कि, अच्छा एक और कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको ले सकते हैं कि वो कंट्रोल्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे अप्लाई होते हैं वो बाकी डोमेन्स में अप्लाई नहीं होते। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे भी बीसीपी पे ये बात भी लागू होती है। इस लिहाज से ये स्पेसिफिक है, ये जेनेरिक नहीं है। अगर आप जेनेरिक को पढ़ेंगे ना तो जेनेरिक में क्या जी चीज़ आएगी? चेंज मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड है या नहीं है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि उसमें कोई स्पेसिफिकली कोई स्पेशलाइज्ड टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है या नहीं है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। सर डन। और वो सर, मैंने ये भी पूछना था कि जो डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं, तो ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती है ना कि ये दोनों कंट्रोल जो हैं वो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स बन जाएं। दोनों बन जाएं मसलन, अगर एक जैसे कि कंट्रोल प्रिवेंटिव, अगर एक कंट्रोल जो है वो जी करेक्टिव कंट्रोल है तो वो प्रिवेंटिव कैसे बनेगा? वो प्रिवेंटिव बनी नहीं, मतलब एंटीवायरस है। अब एंटीवायरस जो है वो सर, प्रिवेंटिव। मैं बताता हूँ सर। वो देखे ना, हमारी यानी कि सपोज कर लें कि इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, तो हमने उसमें अपनी जो एक्सपेंसेस हैं, हमारे से एरर हो गया, कुछ एक्सपेंसेस हमारे ओवर स्टेट हो गए,
तो अब अगर वो ऐसे ही पब्लिश हो जाते हैं तो हमारे ऊपर केस हो सकता है हमारी कंपनी पे। लेकिन वो पब्लिश कराने से पहले हमने अगर चेक कर लिया तो है तो वो डिटेक्टिव कंट्रोल, हमने पहले चेक कर लिया, लेकिन हमें वो लॉ सूट से बचा देगा। किससे बचा दे? लॉ सूट से बचा देगा? जी सर। नहीं, तो वो जो कंट्रोल था, उस जी कंट्रोल का काम क्या था? एरर को डिटेक्ट करना। सर, डिटेक्ट किया लेकिन उसने प्रिवेंट भी तो किया है। अच्छा, अगर किसी ने गलती से, अब इसका जवाब खुद आपने दिया, प्रिवेंशन ये होती, प्रिवेंशन ये नहीं है कि लॉ सूट ना हुआ, प्रिवेंशन ये है, ये तो आपने उसके कॉन्सिक्वेंस को प्रिवेंट किया है, बात ये नहीं है। प्रिवेंशन इस चीज को कहते हैं कि वो इवेंट ही ना हो जिससे फर्दर कोई रिस्क अकर हो। इवेंट क्या था? कि कोई गलती से उसमें फाइनेंशियल, जो आप जो भी वो उसको कहते हैं स्टेटमेंट में, कोई गलत एंट्री ना प्लेस करे। हाँ, अगर ये काम गलत एंट्री प्लेस करने को रोक लेता तो मैं कहता ये प्रिवेंटिव है। ओके सर। क्लियर हुई बात? वो तो नहीं जी सर। रुका ना। अगर किसी ने गलती करनी है तो गलती होगी। हाँ, आप जो चेक कर रहे हैं, आप जो चेक कर रहे हैं वो ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको, या तो आपको इतना भरोसा हो दूसरे के ऊपर कि भाई वो नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा। अच्छा, वो गलती क्यों नहीं, वो नहीं करेगा, इसके लिए कौन सा कंट्रोल होगा? ट्रेनिंग। आप एम्प्लॉयज जी को सर। ट्रेनिंग दें। जब एम्प्लॉयज ट्रेन होंगे तो गलती नहीं करेंगे। ये है प्रिवेंटिव कंट्रोल। लेकिन क्या उसके बाद हम सुपरवाइजरी या रिव्यू करना छोड़ दें? नो, हमें फिर भी डिटेक्टिव कंट्रोल को अप्लाई करना है। ठीक है? डन सर। तो ये जो है आपने जो कहा है करेक्टिव कंट्रोल, वो प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं बना बेसिकली। तो बात समझ आ गई ना? मतलब अगर जी सर। लॉ सूट कॉन्सिक्वेंस है या इम्पैक्ट है किसका? गलत एंट्री का। तो क्या रिव्यू ने, दोबारा चेक करने में, या सुपरवाइजरी रिव्यू हम उसको कहते हैं, क्या वो इस बात की जमानत देगा कि कोई गलत एंट्री नहीं करेगा? नो। तो इट्स नॉट अ प्रिवेंटिव कंट्रोल, इट्स अ डिटेक्टिव कंट्रोल। क्लियर? जी सर। ओके, थैंक यू। चलें, दैट्स गुड। अच्छा जी, इसके अलावा किसी का कोई सवाल? सर जी। सर ये टेलीकम्युनिकेशन की 6 टाइप्स थी, हमारी एक टाइप इसमें रह गई थी, वॉइस रिकवरी। हाँ, वॉइस रिकवरी मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि अब, और वॉइस रिकवरी क्या है? मैं फॉर एग्जांपल जूम पे क्लास ले रहा हूँ, जूम का सर्वर डाउन हो जाता है, मैं किस तरह आपसे कम्युनिकेट करूँगा? एक और टूल है, उसका नाम है एनी डेस्क, शायद नाम सुना हो किसी ने। नहीं सर। अगर वो भी नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा? टीम व्यूवर है, मैं उसके थ्रू करूँगा। वो भी नहीं है तो मैं क्या करूँगा? मैं गूगल टॉक के थ्रू करूँगा। वो भी नहीं है तो मैं क्या करूँगा? मैं व्हाट्सएप के थ्रू करूँगा। वो भी नहीं है तो फिर मैं फेसबुक पे आ जाऊँगा। राइट? तो कहने का मकसद ये है कि ये है वॉइस रिकवरी, कि आपके पास एक ऑल्टरनेट ख़त्म हुआ तो आपके पास दूसरे हैं। ये तो बड़ा कॉमन है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। जैसे आप पीटीसीएल है, पहले ज़माने में पीटीसीएल नहीं हुआ करते थे तो कैसे कॉल्स होती थी? कोई तरीका ही नहीं था। अब तो मोबाइल्स आ गए, अब तो बल्कि हर घर में तीन, हर बंदे के पास दो दो मोबाइल हैं, तो लोगों ने तो पीटीसीएल रखना ही छोड़ दी। तो ये क्या है? वॉइस रिकवरी, कि आपके पास मल्टीपल चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये है वॉइस रिकवरी। तो जो चीज़ मैं छोड़ दूँ इसका मतलब ये है कि वो मैंने डेलिबरेटली छोड़ा है ताकि आप लोग उसको पढ़ें, और फिर कोई मसला हो तो मुझसे पूछिए। ठीक है? अच्छा जी, अब आई होप कि आप लोग जो हैं वो साथ साथ सीज़ा के जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं। और बल्कि हम एक काम ये करते हैं कि आज अगर ये मैं चैप्टर को कंक्लूड कर दूं तो फिर मैं आपको 2 दिन दूंगा, और वेडनेसडे को फिर हम सीज़ा के, या बल्कि फिर हम एंड पे ही सारे रिव्यू क्वेश्चंस करते हैं। ये लेट मी डिसाइड दिस थिंग।
अच्छा, मैंने आपको डाटा बैकअप के तरीके भी बता दिए। जस्ट लेट मी सी कि मैंने अब क्या क्या चीज़ें करानी है आपको। अच्छा, ये मैंने आपसे कहा था कि बीसीपी में जो टीम्स हैं मुख्तलिफ, आपने उन टीम्स के नाम एक दफ़ा पढ़ने हैं और आपने उन टीम्स के आगे जो उनकी डिस्क्रिप्शन है वो पढ़नी है। ठीक है, कि उस टीम का रोल क्या है, क्योंकि पेपर में ये आ सकता है कि ये काम है लिखा हुआ होगा और नीचे 4 टीम्स के नाम दिए हुए होंगे और आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सी टीम का काम है। तो अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आपने उसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो अच्छा, एक हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इंश्योरेंस, ये पेपर में आ सकता है, ये अब अगला टॉपिक है। इंश्योरेंस ये है कि हम जब मैंने आपसे कहा था कि जो इंश्योरेंस होती है वो बेसिकली करेक्टिव कंट्रोल है, कि कोई हैज़र्ड अगर हो गया, उस हैज़र्ड से कुछ लॉस हो गया, अब आपने उस लॉस का की कंपनसेशन करनी है या उसका जो लॉस है उसकी मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम उसके लिए इंश्योरेंस ले लेते हैं। जैसे आपने गाड़ी ली नई, आपने उस पे, अब आजकल जिस समय गाड़ियाँ हैं उसमें मोबिलाइजर्स भी हैं, उसके बावजूद भी वो चोरी हो जाती हैं। उसमें ट्रैकिंग डिवाइस भी आपने लगा दी, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं कि आप इंश्योरेंस ले लेते हैं, ताकि अगर फिर भी मोबिलाइज़र के साथ साथ, मोबिलाइज़र होने के बावजूद, कैमरा होने के बावजूद फिर भी कार थेफ्ट हो जाए, तो आपके पास हल क्या है कि आप उसके लॉस की कंपनसेशन करा सकें। तो ये चीज़ जो है, इसी तरह हमारे यहाँ भी बीसीपी के अंदर एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जो है वो कितने किस्म की है, ये मैं बता देता हूँ ये आपको, जो कि इससे रिलेटेड है। एक हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ये जितनी हमारे पास जो आईटी कंपनीज हैं या इनके अंदर जो सर्वर्स होते हैं बाकायदा, या नॉन आईटी कंपनीज भी जहाँ पे आईटी गवर्न, क्या कहना चाहिए, प्रोसेसेस हैं, तो वहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो बहुत महंगा इक्विपमेंट होता है। जो ऑटोमेटेड मशीनरी है, जो मशीनरी ऑटोमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत महंगी आती है। तो अमूमन ये होता है कि फिर उस इक्विपमेंट की इंश्योरेंस करा ली जाती है, या उस मशीन में जो सबसे महंगा स्पेयर पार्ट है, अगर वो बहुत महंगा है तो फिर उसकी, क्या कहना चाहिए, कि इंश्योरेंस करा ली जाती है, कि अगर उसको कोई फिजिकल डैमेज हो जाता है या उसकी वजह से कोई और नुकसान हो जाता है, कि अगर ऑपरेटर है, ऑपरेटर ने मशीन को गलत तरीके से ऑपरेट किया और उसकी वजह से मशीन को नुकसान हो गया, या ऑपरेटर ने गलती की, मशीन को नुकसान हुआ और उसके नुकसान से फर्दर कोई नुकसान हुआ, तो फिर हम उसको भी वो कर लेते हैं, क्या कहना चाहिए, कवर कर लेते हैं। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकायदा पॉलिसी होती है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने क्या पॉलिसी रखी हुई है कि किस चीज़ की कवरेज जो है, इंश्योरेंस कवरेज उन्होंने लेनी है। तो फिर आपने ऑडिट में पहले उस पॉलिसी को देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी में किस चीज़ को एड्रेस किया है, और उसके बाद किस तरीके से, क्या वो जो इंश्योरेंसेस हैं वो ली भी गई हैं या नहीं ली गई हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो एक इंश्योरेंस होती है जिसको मीडिया इंश्योरेंस कहते हैं। मीडिया से हमारी मुराद ये होती है कि फॉर एग्जांपल एक हार्ड ड्राइव है, हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर हमारे बड़े क्रिटिकल एसेट्स में आते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो अब वो हार्ड ड्राइव जिसके ऊपर हम अपने सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड रखते हैं, वो हार्ड ड्राइव उतनी महंगी नहीं होती जितना कि हार्ड ड्राइव पे रखा हुआ डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, इसी तरह हार्ड ड्राइव के ऊपर जो हमारी ये बैकअप ड्राइव्स होती हैं, टेप ड्राइव्स होती हैं, जो मैंने लास्ट टाइम बताई भी थी, इनके ऊपर भी हम डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं।
तो अब उस केस में बाज़-औक़ात हमें इस मीडिया को एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जाना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए फिर हम इंश्योरेंस ये लेते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है कि हम ये इंश्योरेंस ले लेते हैं कि भई अब इंश्योरेंस कंपनीज़ भी बड़ी चालाक हो गई हैं, वो अलग-अलग पैकेजेज़ निकाल देती हैं। वो कहती हैं कि भाई अगर आपने, एक होती है जिसको हम कहते हैं ऑन प्रेमिसेस इंश्योरेंस। ऑन प्रेमिसेस का मतलब ये है कि वो जो डिवाइस आपका जो भी प्रेमिसेस है, जिसको मैं आईपीएफ कहता हूँ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, वहाँ पे जो इक्विपमेंट रखा हुआ है हम उसकी इंश्योरेंस लेंगे, पहली बात। दूसरा ये है कि ऑफ प्रीमिसेस का मतलब ये है कि जैसे आपकी कोई रिकवरी साइट है, जो प्राइमरी आईपीएफ होगी वो आपकी ऑन प्रीमिसेस होगा। जो प्राइमरी साइट से हट के लोकेशंस हैं आपकी, हम उनको ऑफ प्रीमिसेस कहेंगे। अब इसके अलावा जब आप कभी इक्विपमेंट को ऑन प्रीमिसेस से ऑफ प्रीमिसेस पे लेके जाएंगे तो हम उसको इन ट्रांजिट बोलेंगे। तो फिर इसकी भी अलग अलग बाकायदा कवरेज होती है कि किस हद तक आपने उस चीज़ को क्या कहना चाहिए, कवर करना है अमूमन। तो ये जब इवन ये होता है कि जब नया इक्विपमेंट आप खरीद रहे होते हैं तो उसकी भी इंश्योरेंस होती है, क्योंकि बाजू का ये होता है कि 1 से डेढ़ माह लगता है बाहर से इक्विपमेंट आने में, और अगर पता चले वो आए और वो ड्यूरिंग ड्यूरिंग दी ट्रांजिट या कार्गो उसकी मिस हैंडलिंग हो जाए, तो अक्सर इक्विपमेंट जो है वो, क्योंकि फ्रेजाइल नेचर का होता है, लेकिन अगर लोग उसको फ्रेजाइल तरीके से हैंडल ना करें तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये होता है, क्योंकि जब ये इक्विपमेंट ड्यूरिंग ट्रांजिट होता है तो हर जगह तो आपका कोई रप अवेलेबल नहीं हो सकता, और आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से वो हैंडल हो रहा है। अगर कहीं पे वो फ्रेजाइल इक्विपमेंट मिस हैंडल हो जाए और वो आप तक पहुंचते पहुंचते डैमेज हो जाए, तो फिर आप उसकी वारंटी क्लेम और या फिर उसकी इंश्योरेंस जो है, क्योंकि फिर वो कंपनी जो है वो तो ये कहेगी कि भाई ये ड्यूरिंग ट्रांजिट जो है डैमेज हुआ है, इसमें तो हमारी कोई खराबी नहीं है, तो फिर हमें उसकी भी इंश्योरेंस ले लेते हैं। इसी तरीके से एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंस। एक्स्ट्रा एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं बाज़ औक़ात कि किसी काम के करने के दौरान, या कोई ऑपरेशन है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उस ऑपरेशन की कंटिन्यूटी के दौरान कोई आपको नुकसान पहुंच जाता है, और उस नुकसान को फिर हमें कवर करना है। अच्छा, अब मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपका ऑफिस जिस बिल्डिंग के अंदर है, वहाँ पे कोई, वो किसी पर्टिकुलर फ्लोर पे होगा, वहाँ कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अब वो रिपेयर और मेंटेनेंस के काम में आपकी पावर कनेक्टिविटी है, पावर सप्लाई है, आपकी टेलीकम्युनिकेशन सप्लाई है। इसके अलावा वहाँ पे खुदा ना खास्ता किसी वजह से रिपेयर और मेंटेनेंस की वजह से फायर इरप्शन हो जाती है, और काम किसी और का था, उसकी वजह से आपके इक्विपमेंट को या आपके ऑफिस को या आपकी प्रीमिसेस को नुकसान पहुंच जाता है। अब ये जो चीज़ है, अब इससे क्या होगा कि जब वो खुदा न खास्ता फायर इरप्शन होगी तो आपके ऑपरेशंस भी बंद होंगे, आपके फिजिकल इक्विपमेंट को भी डैमेज होगा, राइट। अब ये यहाँ पे ना डैमेज डैमेज ना ना इक्विपमेंट ट्रांजिट पे था, ये एक ऑपरेशन हो रहा था, और उस ऑपरेशन के कोई आपके इन्वायरमेंट में कोई एक्टिविटी हो रही थी, और उस एक्टिविटी की अकरेंस के दौरान आपको कोई नुकसान पहुंचा, तो फिर उस चीज़ को फिर हम इस हेड के अंदर कवर कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंस। इसी तरह इंश्योरेंस के अंदर एक और, जैसा कि आप बजट में हेड्स बनाते हैं, इस तरह इन्होंने, इंश्योरेंस वालों ने भी मुख्तलिफ किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बनाई होती हैं। सब आपने ये कभी पढ़ा हुई है, फ्यू की है, लाइफ इंश्योरेंस है, एजुकेशन इंश्योरेंस है, बच्चों की शादियों की इंश्योरेंस है, एनी हाउ बिल्कुल इसी तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन के भी मुख्तलिफ किस्म की इंश्योरेंसेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से जो ये क्या कहना चाहिए, पेपर है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की भी बाज़ इंश्योरेंस होती है, जो खासतौर पे सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब उसमें होता ये है कि वहाँ पे पेपर की तो अपनी वर्थ है,
लेकिन वो पेपर की वर्थ नहीं है, बेसिकली उस डॉक्यूमेंट की वर्थ होती है। तो उस सूरत में फिर हम क्या करते हैं कि जिस तरह आपने कोई किसी कंपनी के बॉन्ड्स लिए हैं फॉर एग्जांपल, या शेयर्स लिए हैं, और वो पेपर है, पेपर की सूरत में वो एक आपकी मॉनेटरी कोई वैल्यू है। अब अगर वो चीज़ खुदा न खास्ता ख़राब हो जाती है तो फिर उस सूरत में क्या होगा, फिर हम उसमें ये वैल्यूएबल पेपर्स और रिकॉर्ड्स की इंश्योरेंस जो है वो ले लेते हैं। तो वैल्यूएबल पेपर का मतलब ये है कि वो एसेट जो कि पेपर फॉर्म में है और किसी आपकी डिजिटल स्टोरेज मीडिया की फॉर्म में नहीं है। इसी तरह एक हेड होता है इनके यहाँ, उनको कहते हैं एरर एंड इमिशंस, जो मैंने आपको बताया कि किसी ऑपरेटर या आपके वेंडर या किसी भी वजह से ड्यूरिंग एनी एक्शन कोई किसी ने कोई गलती की और गलती की वजह से आपको कोई लीगल फाइन हो गया, तो हम अक्सर कंपनीज क्या करती हैं कि अगर किसी ऑपरेटर या किसी एम्प्लॉय की वजह से कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से कोई लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट आ गया, उस लीगल एक्शन की जो फिर आपने उसको डेफिनेटली परसू करना है या कोई पेनल्टी आप पे पड़ गई, तो उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए फिर हमें हमारे पास एक हेड होता है, उसको हम कहते हैं एरर एंड इमिशंस हेड। इसी तरीके से आजकल चूंकि ये साइबर क्राइम का दौर है, अक्सर लोग आपने सुना होगा कि एक चीज़ है, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, रैनसमवेयर, कि कोई कंपनी जो है या कोई लोग जो हैं वो आपके रिकॉर्ड को लॉक कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि जी अब आप इतने पैसे दें, हम इसको अनलॉक करेंगे। तो ये बेसिकली रैनसमवेयर में आता है। तो अब उस सूरत के अंदर क्या कहना चाहिए, अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, अब कोई हैकिंग हो गई या अंदर का कोई बंदा कोई फ्रॉड एक्टिविटी परफॉर्म कर देता है जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मॉनेटरी लॉस होता है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए जो हमारे पास इंश्योरेंस है उसको हम कहते हैं फिडेलिटी कवरेज, राइट। तो ये मुख्तलिफ किस्म की क्या कहना चाहिए इंश्योरेंस टाइप्स हैं यहाँ पे। तो ये एक टॉपिक है जो कि मुझे बताना था। तो इस तरह से ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो अगला टॉपिक, यहाँ तक ये जो इंश्योरेंस वाला टॉपिक था, यहाँ पे कोई चीज़ है तो मुझे बताएं, क्योंकि अब हमारे पास एक से दो ही टॉपिक्स रह गए हैं और आज होपफुली हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। सर ये जो हमारे सॉफ्टवेयर्स या इक्विपमेंट ऑब्सोलीट हो जाते हैं, इनके लिए भी इंश्योरेंस होती है? यानी कि कोई टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाती है तो इसके लिए भी कुछ ऐसा प्लान होता है हमारे पास? देखो, जो चीज़ ऑब्सोलीट हो गई ना, तो वो तो ऑब्सोलीट हो गई, उसकी इंश्योरेंस नहीं होती अमूमन। ओके सर। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि वो तो बेसिकली अब उसकी लाइफ है, लाइफ साइकिल ही उसका ख़त्म हो गया। तो हाँ, ये हो सकता है कि आप कोई आउटडेटेड चीज़ सिस्टम में चला रहे हो, जैसे आप जहाज चला रहे हैं पुराना, ठीक है, अब वो आउटडेटेड है। अब आउटडेटेड होने की वजह से जहाज क्रैश कर जाता है। जी सर। जैसा कि अब हमें नहीं पता कि क्या हुआ था, ये मुख्तलिफ जगहों पे कहते हैं कि जी जहाज जिसमें क्रैश हो जाते हैं, तो अब कि हम तो उस सूरत में फिर हम ये कहेंगे कि भाई उसके अंदर कोई फॉल्ट हो गया, तो वहां पे फिर हम पैसेंजर्स की लाइफ इंश्योरेंस, एयरक्राफ्ट की इंश्योरेंस ये हम ले लेते हैं। लेकिन वो जो लोग, जब अगर आप एयरक्राफ्ट की इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो वो जो कंपनीज हैं जो कि एयरक्राफ्ट की इंश्योरेंस देती हैं, वो पहले ये भी देखती हैं कि भाई क्या हम इस एयरक्राफ्ट की इंश्योरेंस हमें देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो ये उनकी असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर आ जाती है। वो भी बड़ा देखभाल के असेस करते हैं। अब अगर जहाज है वो है ही पुराना और आप उसकी इंश्योरेंस कराने चले हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपको भी पता है कि यार इसके गिरने का एहतमाल है, तो वो तो कभी भी नहीं करेंगे। उन्होंने भी तो जी सर। अपने आप को सेव करना है ना। तो यही चीज होती है। ओके सर। सर मुझे पूछना था कि ये जो जी। डेटा ब्रीच होता है हमारा, हम्म। सर इसकी भी इंश्योरेंस होगी ना? क्योंकि डाटा अगर बिल्कुल, जी ये रैनसमवेयर में आ जाती है ना, इसको फिडेलिटी कवरेज कहते हैं। कि अगर कोई इनसाइडर है, उसने कोई डाटा लीक कर दिया, नंबर वन, या और उसकी वजह से कोई आपको नुकसान हो गया। अब दो सूरतें हो सकती हैं, किसी ने डाटा लीक कर दिया, लीक करने से आपको नुकसान क्या हुआ कि प्राइवेसी रेगुलेशन जो है वो वायलेट हो गए, जैसे जीडीपीआर में। ठीक है, अब वो उस केस में क्या हुआ कि आपका कोई लाइसेंस मनसूख हो गया,
या आपको कोई रेगुलेटरी पेनल्टी पड़ गई, अब वो चीज़ फिर आप उस चीज़ में कवर कर लेते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस की बात कर सकते हैं। तो सर मुख्तलिफ ये मॉनिटरी में नहीं आएगा, मॉनिटरी इंश्योरेंस में? नहीं, मॉनिटरी आप उसको मॉनिटरी इंश्योरेंस कह दो। मॉनिटरी में जाएगा ना सर, क्योंकि अगर मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि अगर हमारा डाटा ब्रीच हो जाता है, उससे हमें लॉस हो रहा है, तो वो हम खुद मॉनिटर करने के बाद ही तो देखते हैं ना सर। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही बेसिकली, अगर आप इसको दोबारा बता दें थोड़ा। किस चीज़ की? डाटा ब्रीच की इंश्योरेंस। डाटा ब्रीच की इंश्योरेंस में क्या बात समझ नहीं आई कि क्या हम इसकी इंश्योरेंस लेनी चाहिए या नहीं? क्यों लेंगे सर हम? मतलब एक डाटा है ना, मतलब हमारा निकल रहा है, ठीक है, उससे हमें लॉस हो गया सारा, उस उतनी अमाउंट जो हमने अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे लाइक हमने लगाई हुई थी, वो हमें मिल गई वापस। या से अगर हमने एक डिजाइन ही बनाया हुआ था, ठीक है सर, किसी चीज का, और वो हमारा डिजाइन जो है वो टाइम से पहले बाहर निकल गया, और वो आप कह लें कि हमारा डाटा ब्रीच हो गया। हाँ उसके बाद तो जो उसकी वर्थ बन रही थी उस टाइम पे जब हमने डिजाइन बाहर निकालना था, वो उससे कम में या जिस तरह भी निकलता है, तो वो हमें जो पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी, वो किस बेस पे करेगी? अब ये देखो, अब इसमें कई, क्या कहना चाहिए, कई एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात ये है कि आपका डाटा ब्रीच हुआ, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब जब आपका डाटा ब्रीच हुआ तो उसकी वजह से आपको कोई रेगुलेटरी फाइन हुआ तो आप उसकी इंश्योरेंस ले लेते हैं, नंबर वन। अच्छा, जी सर। दूसरी बात ये कि आपका कोई क्या कहना चाहिए, उस ब्रीच की वजह से आपका कोई जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी वो लूज हो गई, या जी आपका सर। कोई जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज थी वो बंद हो गई। तो अब आप क्या करते हैं, वो जो ऑन आपकी जो एक्टिविटीज बंद हुई, जो डिसकंटिन्यूटी आई, आपने उसकी भी इंश्योरेंस ले ली। अच्छा, उसके अलावा ये जो डाटा ब्रीच हुआ, उसकी भी जी आपने आप उसकी भी इंश्योरेंस ले ली। अब वो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, और वो किस बेसिस पे आपको इंश्योरेंस देंगे, और कितनी इंश्योरेंस होगी, ये तो फिर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके वेरी करता है। सर, ये नहीं कि हम करवा सकते हैं बेसिकली डाटा हाँ, ब्रीच होने की यहाँ भी इंश्योरेंस? यहाँ ये बात करने का मकसद ये है कि आप, यहाँ दो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये कि आप एक इंश्योरेंस मत लें, आपने इंश्योरेंस को मल्टीपल हेड्स में डिवाइड करना है, ताकि जी आपके पास किसी भी लॉस को कंपनसेट करने की कोई भी प्रोविजन मौजूद हो, राइट। जी तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। अब अगर आप एक ही इंश्योरेंस ले लेंगे कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल मीडिया इंश्योरेंस ले लिया, मतलब मीडिया इंश्योरेंस से मुराद ये है कि आपकी जो इक्विपमेंट है, जो स्टोरेज मीडिया है, आपने उसकी इंश्योरेंस ले ली। लेकिन होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई फायर सेंसर काम नहीं करता, उसकी वजह से आग लगती है और वो हार्ड ड्राइव को वो कर देती, खराब कर देती, जिससे डाटा लॉस होता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये कहेगी कि भाई फॉल्टी तो आपका फायर सेंसर था, उसकी वजह से इम्पैक्ट यहाँ आया, वो तो कभी भी आपको कंपनसेट नहीं करेगी, राइट। तो जी सर। ये जो चीज़ है, इसके लिए फिर हमें क्या करना है कि हमें मल्टीपल हेड्स में अपने आप को या मल्टीपल इंश्योरेंसेज लेनी है, ताकि हम किसी भी हेड में रहते हुए हम उस लॉस को कंपनसेट कर सकें। लेकिन इसका ये भी मतलब है, अब हमें इसमें बैलेंस भी रखना है कि अगर हम मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज को परचेज करेंगे तो उस पे डेफिनेटली कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होगी, उसकी कोई हमारी ईयरली कोई प्रीमियम हमें देना पड़ेगा, वो भी अच्छा खासा एक फाइनेंशियल बर्डन है। तो फिर हमें ये रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा, ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारे खतरात क्या हैं और हमें किन चीज़ों को ज़्यादा करना है। जी सर, ठीक हो गया। ठीक है ना? थैंक यू। तो जी ये सर। सर मेरा एक सवाल है जी जी पूछिए। सर, लेकिन ये रिवीजन कर रहा हूँ उसमें से इंश्योरेंस का नहीं, पूछूं? किसमें से? सर रिवीजन कर रहा हूँ मैं पेपर्स के लिए, तो उसमें से कुछ चीजें मेरे जहन में आई, मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, अभी रोक लो, आखिर में पूछना मुझसे। सही सर, ठीक है। अच्छा, अब इंश्योरेंस के हवाले से किसी का कोई सवाल? ओके।
अच्छा जी, अब हमारा अगला टॉपिक है और वो ये है कि अगर हम बिज़नेस प्रोसेस को देखें, तो अब हमने शुरू से मैं एक दफ़ा रिवाइव कर देता हूँ कि हमने बीसीपी पॉलिसी का बता दिया कि बीसीपी पॉलिसी होनी चाहिए। फिर बीसीपी पॉलिसी में हमने स्टेप नंबर 1 पे ही कहा कि हमें क्या करना है, अपने जो क्रिटिकल सर्विसेज़ हैं, अपनी सर्विसेज़ हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना है और उनको क्लासिफ़ाई करना है कि वो क्रिटिकल हैं, सेंसिटिव हैं, वाइटल हैं, व्हाटएवर। उससे हमारे एसेट्स की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी और क्लासिफिकेशन भी हो जाएगी। फिर हमने कहा कि हमने बीआईए करना है, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, जिसमें हमने कहा कि हम आरपीयू देखेंगे, आरटीयू देखेंगे, एसडीओ सर्विस डिलीवरी ऑब्जेक्टिव्स निकालेंगे, इंटरप्शन विंडो निकालेंगे, मैक्सिमम टॉलरेबल आउटेज निकालेंगे। ये आइडेंटिफाई करने के बाद जब हमने ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली तो हमने कहा कि अब हमारे पास हम रिकवरी ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें हमारे पास हॉट साइट्स है, वार्म साइट्स हैं, कोल्ड साइट्स हैं, मोबाइल साइट्स हैं, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स हैं, या हम आउटसोर्सिंग की तरफ जाते हैं। और फिर हमने कहा कि जो बीआईए में हमने पैरामीटर्स निकाले थे, उनकी बुनियाद पे हम इन रिकवरी ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा आरपीओ आरटीओ बहुत कम है तो फिर हम क्या कहना चाहिए, वार्म हॉट साइट या डुप्लीकेट साइट की तरफ जाएंगे और सो ऑन सो फोर्थ। फिर हमने कहा कि जब हमने वो काम भी कर लिया, रिकवरी ऑल्टरनेटिव्स भी देख लिया, फिर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गए। फिर हमने कहा कि हमारे पास डाटा की रिजिलियंस के मेथड्स होने चाहिए, हमारे पास एप्लीकेशन की रिजिलियंस के मेथड्स होने चाहिए, हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन की रिजिलियंस के मेथड्स होने चाहिए। फिर हमने एप्लीकेशन की रिजिलियंस के मेथड्स में देखा कि हमारे पास क्लस्टरिंग है, एक्टिव एक्टिव है, एक्टिव पैसिव है। फिर उसमें मैंने एक और चीज़ भी बताई थी कि फॉल्ट टॉलरेंट सर्वर्स होते हैं। फॉल्ट टॉलरेंट सर्वर्स मैंने बताया था कि क्या होते हैं, कि आपके पास जो प्राइमरी सर्वर्स होते हैं उनका स्टैंड बाय वर्जन होता है, उनका रिडंडेंट वर्जन होता है, जिसमें हम डाटा की मिररिंग ले लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंट सर्वर्स। फिर हमने देखा कि डाटा के ऑल्टरनेट मेथड्स थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास मूवेबल स्टोरेज मीडिया है, नॉन मूवेबल स्टोरेज मीडिया है। फिर हमारे पास उसके डाटा बैकअप की अप्रोचेस हमने देखी, इंक्रीमेंटल देखी, फुल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप हमने देखा। फिर हमने उसमें मुख्तलिफ टाइप्स देखी कि हमारे पास वीटीएल है, टेप लाइब्रेरीज हैं, रेट टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा मिररिंग है, डाटा स्ट्रिपिंग है, वो सब चीज़ें हमने देख ली। फिर हमने टेलीकम्युनिकेशन के डिजास्टर रिकवरी मेथड्स देखे, जो कि 5 से 6 थे, जिसमें रिडंडेंसी है, ऑल्टरनेटिव राउटिंग है, डाइवर्स राउटिंग है, लॉन्ग हॉल डाइवर्सिटी कम्युनिकेशन है, लास्ट माइल प्रोटेक्शन थी, वॉइस रिकवरी थी। अब जब ये चीज़ें हमने कर ली, फिर हमने इंश्योरेंस के टॉपिक को भी देख लिया। अब हमने ऑलमोस्ट हर अब ये कहने को तो बहुत चीज़ें देख अच्छा, फिर हमने टीम्स के बारे में बात की कि हमने टीम्स बनानी है, टीम्स के रोल्स को डिफाइन करना है। अच्छा, अब अगर इस चीज़ को ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचा जाए कि जब इन सारी चीज़ों को जो मैंने अभी तक बताई हैं आपको, ऑन ऑन ग्राउंड हम जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स नॉट अ वन डे एक्टिविटी। ये इसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एक्सपर्टीज। फिर मैंने कहा कि अब जब हमने ये प्लान बना लिया, उसके बाद हमने इस प्लान को टेस्ट करना है। अगला काम है कि हमने प्लान को टेस्ट करना है। टेस्ट करने का मतलब ये होता है, टेस्ट करने के हमारे दो मतलब हैं। टेस्ट करने का एक मकसद हमारा ये है कि हम ये चेक करें, टेस्ट करने का मतलब ये है कि हम एक सिचुएशन क्रिएट करें और फिर ये देखें कि हमारा जो प्लान है वो कितना इफेक्टिव है। तो बीसीपी प्लान को हमें टेस्ट करना है। टेस्ट करने का मतलब क्या है कि पहले हम ये देखें कि हमारा जो प्लान है उसमें कहीं ग्रे एरियाज तो नहीं है कोई। नंबर वन, हमारा प्लान जो है वो कंप्लीट है कि नहीं, वो कम्प्रहेंसिव है या नहीं, वो तमाम डायमेंशंस को एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। एक तो हमने प्लान की कंप्लीटनेस को, प्लान की एक्यूरेसी को और प्लान की इफेक्टिवनेस को चेक करना है। दूसरी बात ये कि उस प्लान को जिन लोगों ने एग्जीक्यूट करना है, हमने उस प्लान उन लोगों की जो लेवल ऑफ क्या कहेंगे प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारी है उनकी उनकी जो कैपेबिलिटी है और उनकी जो ट्रेनिंग है और उनकी जो ग्रिप है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके हम इस चीज़ को जज करें। तो
इस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं कि बीसीपी जो प्लान हम बनाते हैं हम उसको टेस्ट करते हैं। अब वो जो टेस्ट है उसको करने का एक तरीकाकार भी वज़ा किया जाता है हमारे यहाँ। ये ऐसा नहीं है कि हम एक दिन उठे और हमने कहा कि टेस्ट करो, नो। अब मैं आपको डे वन से बता रहा हूँ कि कोई काम करने से पहले उस काम का कोई सिस्टमैटिक प्रोसीजर डिफाइन करो। तो जब हम बीसीपी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो बीसीपी टेस्टिंग में भी हमें हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए। अच्छा, वो जो प्रोसीजर है वो अमूमन 3 फेजेस पे डिवाइड होता है। पहला फेज हम उसको कहते हैं प्री टेस्ट, फिर हम उसको कहते हैं टेस्ट और फिर हम कहते हैं पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट का मतलब ये है कि हमें ये पता हो, जिस तरह हम ऑडिट में देखते थे कि ऑडिट से पहले ऑडिट की प्लानिंग है, फिर ऑडिट एग्जीक्यूशन है और उसके बाद ऑडिट की रिपोर्टिंग है, पोस्ट ऑडिट। तो इसी तरह हर काम को करने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, फिर जब वो काम एक्चुअली करते हैं तब एक्टिविटीज़ करनी है और फिर उस काम के मुकम्मल होने के बाद हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है। तो देयर आर सम प्री एक्टिविटीज़, देयर आर सम एक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड देयर आर सम पोस्ट एक्टिविटीज़। हम इसको कह लेते हैं प्री टेस्ट, टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। तो प्री टेस्ट से मुराद ये होता है कि हम टेस्ट करने से पहले वो तमाम प्लान्स, तमाम अरेंजमेंट्स, तमाम मेजर्स ले लें जो कि हमें ड्यूरिंग टेस्ट या आफ्टर टेस्ट हमें चाहिए। टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम हमने एक्चुअल एग्जीक्यूशन करनी है टेस्ट की। और पोस्ट टेस्ट का मतलब ये है कि जब हमने टेस्ट कर लिया तो जो ड्यूरिंग द टेस्ट जो जो हमने एक्टिविटीज़ की या जो क्या कहना चाहिए, बेसिकली हम टेस्ट एक्टिविटी को रैप अप कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ के लिए फिर हम पोस्ट टेस्ट की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टेस्टिंग जो बीसीपी टेस्टिंग है वो बेसिकली 3 किस्म की हो सकती है, कुछ किताबों में 4 किस्म की है या 3 किस्म की। बहरहाल अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि टेस्टिंग की फेजेस हैं। दूसरा मैं बता रहा हूँ टेस्टिंग की टाइप्स हैं। जब मैं ये टाइप्स बता दूंगा, ये अप्रोचेस बता दूंगा, फिर दोबारा मैं उन फेजेस पे आऊंगा। तो बीसीपी प्लान को टेस्ट करने के 3 से 4 तरीके हैं। या आपको याद हो, जैसा कि मैंने बताया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कि जब हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं तो डिप्लॉयमेंट की अप्रोचेस हैं। पायलट अप्रोच है, फेज अप्रोच है, डायरेक्ट कट ओवर है, या अरे हमारे प्लीज वर्ड पे लिख दें अगर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग भी। क्या करूँ? सर टाइप जो आप करते हैं ना स्क्रीन शेयर करके वर्ड पे। अच्छा, कर लेता हूँ। जी सर। एक मिनट में स्क्रीन ये मैं अब शेयर हो रही है। जी सर, हो यस रही सर है। शेयर हो रही है। ओके, चलिए। तो मैं अब ये टेस्टिंग द बीसीपी प्लान की बात कर रहा था। अब इसमें हमारे पास जो टेस्टिंग की फेजेस हैं, अगर मैं उनको लिख दूं तो टेस्टिंग की फेजेस जो हैं वो 3 किस्म की हैं। एक हमारे पास प्री टेस्ट है, एक हमारे पास टेस्ट है, एक हमारे पास पोस्ट टेस्ट है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास टेस्टिंग की अप्रोचेज हैं। अच्छा, इसके अलावा इससे पहले मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पास। ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हमने कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान डिटरमिन करना है।
ये हमने असेसमेंट बनाई, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखना है, प्रिपेयर्डनेस ऑफ द टीम्स, ये देखना है। फिर हमने ये देखना है कि हमने जो लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमंग द टीम्स वो कितनी बेहतर है। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ कि टेस्टिंग के मकासद के, हम टेस्ट कर क्यों हैं, क्योंकि इस पर अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। तो अब जब हम मैनेजमेंट को ये कहने जाएंगे कि भाई हम बीसीपी प्लान को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें उनको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं, हम क्यों आपसे इतना पैसा मांग रहे हैं। तो हम उसको कहेंगे कि भाई एक तो हमने ये कंप्लीटनेस, और कंप्लीटनेस का मतलब कोई ग्रे एरियाज को नहीं है, एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान को चेक करना है, प्रिपेयर्डनेस ऑफ टीम को चेक करना है, लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द टीम्स को करना है। अच्छा, फिर हमारी जो कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी असेसमेंट भी हो जाएगी कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट है, वो क्या है। और फिर ये कि कोई एरियाज ऐसा तो नहीं है जिसको हम अपनी प्लान्स में ओवरलुक कर गए, या हमने उनके ऊपर अनड्यू फोकस कर दिया है। तो ये चीज़ें उस टेस्टिंग के दौरान जो है वो नज़र आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में 3 फेजेज हैं। एक हमारे पास प्री टेस्ट है, जिसमें हम प्लान करते हैं कि जब हम टेस्टिंग से पहले जो टेस्टिंग करने के लिए जो हमें अरेंजमेंट्स करने हैं, या प्लान करना है, या हमें लोग चाहिए, या हमें कुछ लोगों को इन्फॉर्म करना है, या हमें इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है, या हमें इन्वायरमेंट सेटअप करना है, तो सारी चीज़ें भी, या हमें कोई लॉजिस्टिक्स करना है, कोई सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं, तो फिर वो हम प्री टेस्ट लेते हैं। अच्छा, अगर आप में से कोई ऑफिस वगैरह में है, तो और कभी किसी के ऑफिस में कोई ड्रिल हुई हो, ड्रिल से मुराद ये है कि कोई फॉर एग्जांपल इमरजेंसी ड्रिल हुई हो कि आपने, ये हमें देखना है कि भाई बिल्डिंग से बाहर कैसे निकलना है। तो अगर वही ड्रिल, उस ड्रिल में किसी ने पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेट का मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने एक अलार्म बजाया हो और कहा हो कि भाई अब आप सब के सब जो है वो असेंबली एरिया में जमा हो जाए। तो अब ये इसके पीछे एक ड्रिल हो, इसके पीछे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, तो बाहर, तो वो प्री टेस्टिंग में आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक फेज है जिसको टेस्ट है, कि हमें एक्चुअल टेस्ट परफॉर्म करना है। और फिर ड्यूरिंग द टेस्ट हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ख़ास तौर पे जिन चीज़ों का ख्याल रखना है। पोस्ट टेस्ट का मतलब ये है कि जो जो अरेंजमेंट्स हमने प्री टेस्ट में किए थे, हम उन अरेंजमेंट्स को रैप अप कर लें। मतलब कहीं पे हमने कोई इंस्टॉलेशन की थी, कहीं पे हमने कोई लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स किए थे, कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए थे, किसी को इनवाइट किया था, तो वो अब उनको पेमेंट्स करनी है, उन चीज़ों को हमने बेसिकली क्या करना है, कंक्लूड करना है, क्लोज करना है, रैप अप करना है। तो ये पोस्ट टेस्ट के अंदर आ जाएगा। फिर रिजल्ट्स को एनालिसिस करना है, रिपोर्ट पब्लिश करनी है, रिपोर्ट राइट करनी है, मैनेजमेंट को बताना है कि टेस्ट कितना सक्सेसफुल हुआ, उसकी उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए, और ऑब्जेक्टिव से हमने क्या लर्न किया, और फिर हमने वो क्या फॉलो अप क्या करना है। तो ये सब चीज़ें फिर हम, या वे फॉरवर्ड क्या है। ये टेस्ट का मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ टेस्ट कर लिए, तो टेस्ट में जो फाइंडिंग्स हुई, उन फाइंडिंग्स पे एक्शंस क्या ले रही, सब चीज़ें फिर पोस्ट टेस्ट के अंदर आ जाती हैं। फिर हमारे पास आती है टेस्ट की अप्रोचेस। अच्छा, अब टेस्ट की जो अप्रोचेस की अगर हम बात करें, तो टेस्ट की अप्रोचेस में हमारे पास क्या कहना चाहिए, 3 किस्म के तरीके हैं। बहरहाल कुछ बुक्स में 4 भी हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक हमारे पास पेपर बेस्ड टेस्ट है, इसको कुछ लोग डेस्क बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं। फिर हमारे पास एक होता है, इसको हम कहते हैं प्रिपेयर्डनेस टेस्ट, और एक हमारे पास होता है फुल लेंथ या फुल ऑपरेशनल। ठीक है, तो पेपर बेस्ड टेस्ट या डेस्क बेस्ड टेस्ट ये होता है कि जो बीसीपी टीम्स के हेड हैं, वो कोई मीटिंग कंडक्ट करते हैं, और उस मीटिंग के दौरान वो एक सिनेरियो
या कोई सिचुएशन जो है वो प्रपोज करते हैं, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है कि हाँ अगर ये हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैसे मूव करेंगे, क्या क्या एक्शंस होंगे, क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंटिसिपेशन करते हैं। और फिर वो जितनी भी डिस्कशन होती है, हम बेसिक तरह से एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, और फिर वो डिस्कशन जितनी भी होती है उस डिस्कशन को पेपर पे ले आते हैं। तो ये होता है पेपर बेस्ड या डेस्क बेस्ड टेस्ट। अच्छा, दूसरा क्या होता है, प्रिपेयर्डनेस टेस्ट। प्रिपेयर्डनेस टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम एक स्मॉल स्केल के ऊपर, जिसको हम मॉक टेस्ट कर देते हैं, ड्रिल्ड इज, आप पेपर में फाइनल पेपर में जाते हैं तो एक ये है कि मैं आपसे ड्यूरिंग द लेक्चर्स वर्बली डिस्कस कर लूँ कि यार ऐसा पेपर आए। एक तो ये है कि मैं पेपर आने से पहले हम पेपर के बारे में डिस्कशन ही ना करें और आप एक ब्लाइंड फेस के साथ पेपर में जाएं। एक ऑप्शन ये है कि पेपर से कुछ दिन पहले हम ड्यूरिंग द लेक्चर्स वर्बली ये डिस्कस करें कि भाई पेपर में क्या सवालात होंगे, कितने सवाल होंगे, क्या क्या उनके नंबर्स होंगे, और ये कि कितने घंटे का पेपर होगा, ये सब चीज़ें। तीसरा ये है कि जिस तरह आपको ऑनलाइन मॉक एग्जाम्स अवेलेबल हैं, राइट, इसको हम मॉक एग्जाम्स कहते हैं, इसको ड्रिल एग्जाम्स भी कहते हैं। और चौथा फिर ये है, तो ये जो चीज़ें तीन स्टेप्स हो गए ना, कि एक तो आप ब्लाइंड फेस के तौर पे चले गए, दूसरा ये है कि हमने आपस में बैठ के डिस्कशन कर ली, दूसरा ये है कि आपने एक मॉक एग्जाम दे दिया, राइट, या मैं आपको कोई क्विज दे दूँ और आपसे कहूँ कि अब ये टेस्ट करें। अच्छा, और चौथा ये है कि आपने वो मॉक एग्जाम किया। तो जो मॉक एग्जाम है वो बेसिकली फुल ऑपरेशनल टेस्ट एक तरह का आपका, और जो क्विज मैंने आपको दिया वो एक तरह का प्रिपेयर्डनेस टेस्ट। और अगर वर्बली मैंने आपसे डिस्कशन की तो ये एक पेपर बेस्ड टेस्ट है। तो हम भी यही करते हैं ऑफिस में कि एक तो ये है कि हमने डिस्कशन कर ली तो ये पेपर बेस्ड हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है कि प्रिपेयर्डनेस टेस्ट का मतलब क्या है कि मैंने आपको कहा कि हमने एक स्मॉल स्केल के ऊपर एक हमने क्या किया कि एक टेस्ट एग्जीक्यूट किया। मतलब इसकी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल हमारी बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स हैं, तो अब हमने क्या किया कि हमने कहा कि अगर आग लग जाए खुदा न खास्ता डाटा सेंटर में, तो फिर हमें, और वो आग ज़्यादा फैल जाए तो फिर हमें कैसे एवैक्यूएट करना है। तो हम क्या करेंगे कि उस केस में हम इज्यूम करेंगे कि आग लगी, स्मोक डिटेक्टर ने स्मोक को डिटेक्ट किया, हमारा फायर अलार्म रेज हुआ, हमारे जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो, या इमरजेंसी एग्जिट्स हैं वो ओपन हुए ऑटोमेटिकली, और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया, और एक मुतय्यन असेंबली पॉइंट पे जमा होना शुरू हुए, और उसके पीछे पीछे तमाम जो फायर सप्रेशन टीम्स हैं वो भी हरकत में आई, इमरजेंसी टीम्स आई, डैमेज असेसमेंट टीम्स आई, इंश्योरेंस टीम्स को बुलाया गया, मीडिया टीम्स को बुलाया गया, उस जगह की सिक्योरिटी ज़्यादा हाई अलर्ट हो गई। अब ये सारी चीज़, अब इसमें मल्टीपल टीम्स ने मल्टीपल काम करना है। अब एक टीम ऐसी होगी जो इन तमाम टीम्स की एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही होगी कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सी टीम है जो कि सही परफॉर्म कर रही है। अब होता बेसिकली क्या है कि हम करते ये हैं कि अक्सर लोगों को, जिन्होंने काम करना है उनको नहीं बताते कि ये टेस्ट होने वाला है। क्यों? अगर हम उनको पहले से बता देंगे तो आप तो पहले से केयरफुल हो जाएंगे। हमने ये चेक करना है कि अगर ये होता है तो वो इंसिडेंट को, उनका जो पहला रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द इंसिडेंट है वो कैसा है, जो कि उनका नेचुरल रिस्पॉन्स, हम वो चीज़ चेक करना चाहते हैं जिससे उनकी प्रिपेयर्डनेस पता करो। तो हम क्या करेंगे, एक फ्लोर के ऊपर ये काम करेंगे कि भाई ये सिचुएशन डेवलप करेंगे, जैसे धुआं क्रिएट कर देंगे और आग आग की जो सिचुएशन है वो डेवलप करवा देंगे। फिर हम देखेंगे कि लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्रिपेयर्डनेस टेस्ट, कि हम एक लोकल वर्जन, लोकल स्कोप पे, एक स्मॉल सरफेस पे, स्मॉल सतह पे हम ये टेस्ट करते हैं। फुल ऑपरेशनल टेस्ट क्या है कि हमने पूरे ऑफिस के तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये तमाम जो हमारा कम्प्लेक्स है या जो कंपाउंड है उसको हमने इन्वॉल्व कर लिया, और हम फिर ये देखते हैं कि लार्ज, उसको पूरी लेंथ के ऊपर हम देखते हैं कि हाँ वो जो है, और उसमें हम एक और काम भी करते हैं कि जो फिर आग लग गई उसके बाद जो हमने बीसीपी प्लान को क्या कहना चाहिए, एग्जीक्यूट करना है, कि जिसमें हम ऑल्टरनेट साइट पे जाएंगे, वहाँ जाके अपने तमाम रिकवरी ऑल्टरनेटिव्स को अप करेंगे, अपनी एप्लीकेशंस को अप करेंगे, जो हमने रिकवरी ऑल्टरनेटिव्स लिए थे, वहाँ जाके जो डाटा की अवेलेबिलिटी को चेक करना है,
एप्लीकेशंस को बहाल करना है, और टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी को बहाल करना है, ये सारे काम फिर हम करते हैं। तो फुल ऑपरेशनल टेस्ट का मतलब ये है कि हमने फिर एक्चुअल, जिस तरह से एक्चुअल डिजास्टर के केस में हमें करना है, हम बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे और बिल्कुल आखिर तक जाके ऑल्टरनेट साइट पे जाएंगे और वहां जाके अपनी ऑल्टरनेट साइट को ऑपरेशनल करेंगे। ये है बेसिकली फुल ऑपरेशनल टेस्ट। तो कहने का अब इसमें जाहिर बात है कि जैसा आपने कभी देखा हो कि फौजी के जो दुनिया की जो फोर्सेस हैं वो बेसिकली फौजी मशकें करते हैं, ये मकसद होता है उनका। और ये आपने अपनी बिल्डिंग्स में भी देखा होगा कि अक्सर ये अपने ऑफिस में, जो लोग ऑफिस इन्वायरमेंट में है, कि वहाँ पे ये बेसिकली इस तरह की ड्रिल्स होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये फिर हम, ये अप्रोचेज हैं कि हमने किस तरह से बीसीपी प्लान को टेस्ट करना है, क्योंकि जितने बड़े स्केल के ऊपर हम टेस्ट को लेके जाएंगे, डेफिनेटली उसमें टाइम, रिसोर्सेज और बाज़ औक़ात ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 2 हफ्ते पहले की बात भी मैंने आपको बताई थी कि हमें कंपनी का बीसीपी ड्रिल करनी थी। हुआ ये कि हमने उनके सर्वर को डाउन किया। अच्छा, इसकी ज़रूरत, अच्छा एक और बात भी यहाँ बताता चलूँ कि ज़रूरी है कि जब ये हम टेस्टिंग कर रहे हों तो ये ऑफ पीक आवर्स में हो। अमूमन ये होता है कि छुट्टी वाले दिन, कोई पब्लिक हॉलीडे है तो उस दिन को चुना जाता है, और उस दिन में भी ऐसे टाइम को चुना जाता है, रात का वक्त है जिसमें ऑफ पीक आवर्स में भी सबसे मिनिमम लोड हो सिस्टम के ऊपर। अब आप देखें कि ये इसलिए किया जाता है ताकि बाज़ का जब हम बीसीपी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से रियल सिस्टम में कोई इंटरप्शंस ना आए। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशंस का ये, मैनेजमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि भाई जब पीक आवर्स हैं तो उसमें ज़रा ये करके देखो और फिर देखो कि क्या होता है। लेकिन हम चूंकि मोहतात होते हैं, हम ये करते हैं कि भाई अगर पीक आवर्स में हमने किया और बीसीपी टेस्ट की वजह से कोई एक्चुअल सिस्टम में डिसरप्शन आ गई तो फिर हम क्या करेंगे। तो बहरहाल हमने वो क्या किया, ऑफ पीक आवर्स में, जो पिछले दिनों बिल्कुल पब्लिक हॉलीडे आई थी, कौन सी आई थी, मुझे याद नहीं है ये, बहरहाल कोई पब्लिक हॉलीडे थी 1-2 महीने पहले, उसमें हमने ये ड्रिल की जाके। तो वहाँ ये हुआ कि सिस्टम को फेल किया, जो फेल करने के बाद जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम था कि इतनी देर में हम सिस्टम को रिकवर कर लेंगे, वो 1 घंटे के बजाय 5 घंटे लग गए। वो जो 4 घंटे में पसीना निकला, तो वो एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि, तो ये सब चीज़ें हैं कि अब हमें, इससे हमने ये लेसन लर्न किया कि भाई आइंदा जब भी बीसीपी टीम को ड्रिल करने जाना है तो ड्रिल करने से पहले भी थोड़ी सी रिस्क असेसमेंट करनी है कि ड्यूरिंग द ड्रिल क्या पॉसिबल अनवांटेड इवेंट जो है वो अगर हो सकते हैं और उनका रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ मैंने आपको बता दिया कि हमें टेस्ट करना है। फिर टेस्टिंग के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम ये टेस्टिंग कर लें तो उन टेस्टिंग के बाद हम इन टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करें। डॉक्यूमेंट द रिजल्ट्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट द रिजल्ट्स का मतलब है कि ये ड्यूरिंग टेस्ट एक्टिविटी हमें करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ड्यूरिंग टेस्ट एक्टिविटी रिजल्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है हम के टेस्ट के रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कर सकें। फिर हमने इन रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। उस एनालिसिस के बाद हमने फिर फॉलो अप एक्टिविटीज़ जो है उनको, फॉलो अप एक्टिविटीज़ को प्लान करना है, ठीक है। और फिर इन फॉलो अप एक्टिविटीज़ को प्लान करने के बाद हमने उन फॉलो अप एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करना है और फाइनली फिर उनका हमने ऑडिट करना होगा। तो आई होप कि अब आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि हमें किस तरीके से ये चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे कोई सवाल है तो मुझसे पूछें आप लोग। सर ये फॉलो अप एक्टिविटीज प्लान क्या होगा? देखो, अगर हमने कोई बीसीपी प्लान टेस्ट किया, राइट, तो पता चला कि ड्यूरिंग टेस्ट किसी ने भी टेस्ट के रिजल्ट्स रिकॉर्ड नहीं किए, सही। ठीक है। किसी ने पहली मर्तबा टेस्टिंग की लेकिन किसी के जहन में ख्याल नहीं आया कि जब टेस्ट हो रहा होगा तो जो टेस्ट की एक्टिविटी के दौरान फाइंडिंग्स हैं या जो टेस्ट एक्टिविटी है उसका लॉग भी हमें मेंटेन करना है, किसी ने नहीं किया। तो जब टेस्ट एक्टिविटी हो गई, इतना पैसा, टाइम, रिसोर्स सब लग गया, तो अब किस चीज़ पे एनालिसिस करोगे? तो फाइंडिंग क्या निकली
कि भाई टेस्टिंग की रिजल्ट्स रिकॉर्ड होने चाहिए, और रिजल्ट्स भी एक बंदा रिकॉर्ड ना करे, मल्टीपल लोग हों, 2 से 3 लोग, ताकि फिर उनको आपस में क्रॉस चेक भी किया जा सके। तो जब वो एक्टिविटी के रिजल्ट्स रिकॉर्ड होंगे, उन रिकॉर्ड के बाद जब हमारे पास टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे, अब हम कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे तो एक्टिविटी का कोई हमने ऑब्जेक्टिव लिखा होगा ना, कि भाई जी सर। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मैं एक छोटी सी, चलो आपको रियल एग्जांपल देता हूँ कि 3-4 साल पहले हमारी बिल्डिंग में एक्टिविटी, हमने कहा कि भाई हमने एक एक्टिविटी प्लान करनी है कि हमने एवैक्यूएशन करनी है बिल्डिंग से। ठीक है, तो मैनेजमेंट से हमने पूछा कि जी हम एवैक्यूएशन एक्टिविटी करने जा रहे हैं और उसमें तमाम बिल्डिंग के लोग इन्वॉल्व होंगे। आपसे परमिशन चाहिए, क्योंकि वो जाहिर बात है उन लोगों को 1 घंटा तमाम लोगों को काम नहीं करना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ज़रा गौर करो तो एक वर्किंग आवर, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोग हैं तो 500 लोगों के एक वर्किंग आवर की कॉस्ट निकालो, अच्छी खासी कॉस्ट हो जाएगी। बात फॉलो कर रहा हूँ मेरी? जी सर। और उसके अलावा भी हमें फाइनेंसिस चाहिए थे ताकि हम एक्टिविटी को रन कर सकें। अब मैनेजमेंट का ये सवाल तो बनता है ना कि हाँ आप ये कर क्यों रहे हैं। तो हमने उनको जवाब क्या दिया, हमने उनको ये कहा कि भाई हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि बिल्डिंग से लोगों को एवैक्यूएट करने में एक्चुअल कितना वक्त चाहिए, और बिल्डिंग में जो एवैक्यूएशन है उसमें कोई लूप पुल्स तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल जस्टिफाइड ऑब्जेक्टिव है। हमें ये कैलकुलेट करना था ना, हम कैसे बताते कि कितने दरवाजे होने चाहिए जब तक हम एवैक्यूएशन ना करें। हमने क्या किया, बहरहाल टेस्ट प्लान किया। अब हुआ ये कि जो टीम में से कोई बंदा था, उन्होंने किसी को ये बता दिया कि जैसा बातों बातों में लोग बता देते हैं कि हाँ यार परसों को ना ड्रिल होने जा रही है। जी सर। उन्होंने कहा किस बात की ड्रिल, आप मतलब जैसा दोस्त एक दूसरे को बताते हैं, वो उसने बता दिया। उसने कहा कि इस टाइम पे ड्रिल है तो तुम ना नीचे आ जाना। उसने गुड फेथ में चाहे बताओ, उसने कहा यार बैठे मत रहना, घबराना मत, अलार्म बजेगा तो तुम नीचे आ जाना। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? जी जी सर। अब ये बात फैल गई। अच्छा ये फैल तो गई, लेकिन ये जिनको पता चलना चाहिए था कि ये फैल गई, उन तक नहीं पहुंची ये बात। अब हुआ ये कि अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि जो टीम होती है, कुछ टीम के कुछ लोगों को ये बात पता होती है, बाकी लोगों से ये चीज हिडन रखी जाती है ताकि उनका इंसिडेंट रिस्पॉन्स देखा जा सके। अच्छा, सही अब सर। उन्होंने क्या, अब अच्छा उसमें फिर हमने मुख्तलिफ जो एक्सटर्नल एजेंसीज होती है उनको भी बुलाना होता है, मतलब फायर ब्रिगेड है उनको बुलाना है। ठीक है, अब उनको बुला के हमने ये कहना है कि भाई हमने सिर्फ ये चेक करना था कि आप वक्त पे आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन उनको पैसे दे देते हैं। फिर मीडिया वाले हैं, इंश्योरेंस जी वाले सर। हैं, ठीक है, इन सबको जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे प्लान में उनको बुलाना पड़ता है, और उनको चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम निकाल कर आए हैं हमारे लिए। अब वो जी यही सर। हुआ ये कि अब हम बिल्डिंग की टॉप पे बैठ गए, और हमने 2 चीजें नोट करनी थी कि बिल्डिंग में आज कितनी, सुबह सुबह 9 बजे हमने नोट की कितनी अटेंडेंस हुई। बिल्डिंग में 500 लोग थे तो 475 प्रेजेंट। अब हमने 2 चीजें नोट करनी थी कि जब बेल अलार्म बजा उसके बाद से कितने लोग कितनी देर में असेंबली पॉइंट पे जमा हुए, और असेंबली पॉइंट पे कितने लोग आए, सब आए कि नहीं आए, और आए तो कितनी देर में। अब हुआ ये कि वो हमने टाइम रखा था 3 बजे फॉर एग्जाम्पल। हुआ ये कि 2:58 पे मैं देख रहा हूँ ऊपर बैठा कि यार ये लोग नीचे आ रहे हैं। ठीक है, जी अच्छा सर। अब जब वो लोग 2:49 पे समझो लोग नीचे आना शुरू हो रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि यार इनका जो एक पैटर्न है वो खास पैटर्न से नीचे आ रहे हैं। अब हुआ क्या कि जब वो अलार्म बजा और उसके बाद वो सब चीजें हुई, तो इवेंचुअली क्या हुआ कि आधे तकरीबन 30% लोगों को पहले से पता था कि ड्रिल होनी, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने 2:58 पे सिस्टम वगैरह अपने लॉग ऑफ किए और उतरना शुरू हो गए। अब वो जब असेंबली पॉइंट पे जमा हो गए, तो हमने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ड्रिल की थी वो क्या था
कि what is the real time to evacuate 475 people in case of fire eruption. Now tell me, क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ होगा? जी सर। कैसे? नहीं यस हुआ सर। होगा सर, नहीं हुआ होगा। इतनी बड़ी कहानी मैंने तुम्हें बता दी, अजीब इंसान हूँ। इतनी मैंने बड़ी कहानी बताई, इसके बाद कह रहे हो यस सर। कैसे हुआ होगा जब आधे लोगों को पता चल गई बात? आधे लोगों ने तो इंसिडेंट को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। दे नो इन एडवांस कि दिस एक्टिविटी इज गोइंग टू बी हैपन। तो जो हम बैठे ऊपर रिकॉर्ड कर रहे थे, हमें तो रियल टाइम ही नहीं मिला। जी सर। क्या यस सर? समझ आई बात की? अब देखो, तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें यहाँ समझ नहीं आ रही। ये है एक्टिविटी एक्चुअली, राइट? ये भी एक एग्जांपल है इसकी। तो वो ये हुआ कि फिर उसके बाद मैनेजमेंट को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई कि ये पता कैसे चला? कि यार अब इसको पता चला, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। एंड दे आस्क्ड मी कि भाई क्यों मैं उसको लीड करवा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब ये क्या हुआ, तो बाद में पता चला कि भाई ये तो एक साहब ने इस तरह से, उन्होंने कहा कि जी मैंने बता दिया था। वो करते करते इतनी फैल गई, पता चला उस एक्टिविटी का रियल कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। हमें पता ही नहीं चला कि पता चला, लेकिन दैट टाइम वाज नॉट द रियल टाइम दैट वी वर एस्टिमेटिंग फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ फोर्स। क्योंकि हमें फिर उससे क्या निकालना था? अगर 475 पीपल 15 मिनट में इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो हमें ये निकालना था कि पर हेड इवैक्यूएशन टाइम क्या है, और पर एग्जिट पॉइंट कितना लोड आता है, और वहां से कितने लोग निकलते हैं। ये सब चीज निकल, सारा का सारा एनालिसिस जो है वो इट वॉज डिस्टॉर्टेड। तो कहने का मकसद ये हुआ कि इन एक्टिविटीज को बाज़ औक़ात बड़े केयरफुली प्लान करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इसके दौरान ऐसा हैज़र्ड हो जाता है कि एक नई सिक्योरिटी एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो जाती है। मतलब एक नई अनवांटेड सिचुएशन डेवलप हो जाती है। तो इसमें भी बड़ा और इसमें अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, तो इसमें जो आपके एडवर्सरीज हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं। वो कहेंगे एक्टिविटी हो रही थी, वो उसको फायदा उठा के कोई और एक्टिविटी परफॉर्म कर दें, फिर आप क्या करेंगे? तो बहरहाल आई होप कि कुछ क्लियर हुई होगी। सर लेकिन अगर हम ऐसे बिना बताए करें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो हो सकते हैं, यानी कि अब स्टाफ को नहीं पता और भगदड़ में नहीं, मच जाए तो बिना कई बताए, लोगों को चोट भी लग सकती है। एक मिनट मैं यहाँ बता दूं, बिना बताए किसको बिना बताए? सवाल ये है। स्टाफ को यानी कि अच्छा, स्टाफ वर्कर्स को को। ना बता, अगर स्टाफ को बता दें तो क्या फायदे हैं, और नहीं स्टाफ को सर, ना बताने का नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ लेकिन ये भी हो सकता है। मैं बस क्या? कि अगर ऐसे ही बिना बताए हम टेस्ट जैसे कर रहे हैं तो हम्म भगदड़ मच जाए अचानक से तो मैं वही को कह तो रहा हूँ ना चोट लग जाएगी ना कि काफी। बिल्कुल। तो हमने, अच्छा, अब हमने ये भी देखना है कि हम वो जो पैनिक है वो कितना फैला रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स। अगर पैनिक जी कुछ ज्यादा ही सुपरफिशियल है, तो डेफिनेटली कोई और इंसिडेंट हो सकता है। तो हमने पैनिक फैलाने में भी उसमें रियलिज्म रखना है, नंबर वन। और इसीलिए मैंने कहा कि फिर हम उसको लोकल लेवल पे लेके जाते हैं कि पहले एक फ्लोर कर लो, दो फ्लोर कर लो, तीन फ्लोर कर लो। अब इधर पे ऐसा भी हुआ था हमारे साथ, पता नहीं मैं किस, ये काफी पुरानी बात है, 8-10 साल पुरानी बात हो गई। मेरा ऑफिस किसी बिल्डिंग वहाँ था, ऐसी बिल्डिंग में था जहाँ पे तीन बड़े बैंक्स थे, एशियन डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक और जायका। हुआ ये कि इवेंचुअली वहाँ पे जो एग्जिट पॉइंट था, क्योंकि आज से 10 साल पहले तो ये इतना वो था भी नहीं, कॉन्सेप्ट भी नहीं था इस चीज़ का। तो हुआ ये कि वहाँ पे जो इमरजेंसी पॉइंट था, प्लीज एक नोट दे देना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो। तो मैं ये कह रहा था कि मैं कहाँ पे था? सर वो कोई इंसिडेंट बता रहे थे आप, जब हाँ, आपका तो ऑफिस। एवैक्यूएशन हमने की तो पता चला कि वो जो एग्जिट पॉइंट थे, वो चूंकि बेसिकली ऐसी जगहों पे थे जहाँ पे अमूमन लोग नहीं जाते थे, तो वो जो स्टोर कीपर था, जो इन स्टोर कीपर था, वो भी उसी फ्लोर पे था, मतलब उसी लोकेशन में था। तो स्टोर कीपर में जब स्टोर में जगह खत्म हो गई, तो उस बंदे ने क्या किया, स्टोर कीपर ने कुर्सियां या जो भी स्पेयर इन्वेंट्री होती है वो उस दरवाजे के सामने भरना शुरू कर दिया। तो जब ये एक्चुअली एक्टिविटी हुई और जब सब लोग नहीं, अब वो इतना ज्यादा डंपनेस हो गई वहां पे कि बकायदा वहां पे फिर शहद की मक्खी का छत्ते लग गए। फिर जब ये लोग ड्रिल हुई, और ड्रिल से पहले उस पर्टिकुलर लोकेशन को किसी ने इंस्पेक्शन ही नहीं की कि एवैक्यूएशन कहाँ से करेंगे। हुआ ये कि जब ये भगदड़ मची, लोग नीचे गए, पता चला वहां तो गेट बंद है, राइट। वहां पे वो फिर ये सारी चीजें, उससे फिर और एक नया इंसिडेंट क्रिएट हो गया। तो ये बाजूकात ऐसा हो जाता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इस चीज में बड़ा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको बड़ा केयरफुली प्लान करना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप इसको पेपर पे करें, डिस्कशन करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें उसको। फिर आजकल इसीलिए फिर क्या करते हैं, आजकल इसीलिए फिर ये सिमुलेशंस आती हैं, शायद आपने नाम सुना हो सिमुलेशंस का, कि जी कंप्यूटर सर। बेस्ड गेम्स होते हैं, इस तरह की सिमुलेशंस होती हैं, उनके थ्रू फिर ये टेस्टिंग की जाए। इसीलिए इट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सेफ वे टू कंडक्ट सच काइंड ऑफ टेस्टिंग। बहरहाल, कुछ समझ आया टेस्टिंग का? जी सर बिल्कुल। ओके। अब टेस्टिंग में जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आपने चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग के रिजल्ट्स में जो आपने चीज़ें नोट करने वाली हैं वो क्या क्या हैं, वो चार चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया था। कि सबसे पहली बात ये कि जो टेस्ट है, क्या कहना चाहिए, उसमें जो जो एक्टिविटी आपने, जो जो रीडिंग्स आपने नोट डाउन करनी है वो आपने की। टाइम, खासतौर पे टाइम, कि कब शुरू हुई, किस एक्टिविटी को कितना टाइम लगा, कितनी एक्टिविटीज कंप्लीट होनी थी, कितनी हुई, कितनी नहीं हुई, ये सब चीजें। फिर अमाउंट, जो नंबर ऑफ वर्क था, अमाउंट ऑफ वर्क, ये चार चीजें आप अपने पास लिख लें कि जो रिजल्ट एनालिसिस है, तक क्योंकि पेपर में आ सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिजल्ट एनालिसिस पैरामीटर्स, टाइम, अमाउंट और काउंट और एक्यूरेसी। अब टाइम का मतलब तो मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम, टोटल ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड टाइम, एक्चुअल टाइम, जो भी हमने सारी बात की। अमाउंट ऑफ वर्क, कितना काम हमें करना था, कितना काम हुआ, कितनी एक्टिविटीज हमें करनी थी, कितनी कंप्लीट हुई, कितनी कितनी परसेंट कंप्लीट हुई, कितनी कितनी रह गई, कितना डाटा रिकवर होना था, कितना डाटा रिकवर हुआ, कितनी देर में रीलोकेशन होनी थी, कितनी देर में एक्चुअल हुई। काउंट, कितने रिकॉर्ड्स रिस्टोर होने थे, कितने रिकॉर्ड स्टोर नहीं हुए। एक्यूरेसी, कितना डाटा एक्चुअली एक्यूरेसी के साथ रिस्टोर हुआ, कितना नहीं हुआ। ये बातें बड़ी अहम हैं कि जब हम रिकवरी साइट पे चले गए, तो रिकवरी साइट पे जाने के बाद हमने जब डाटा को रिस्टोर किया, तो हमने ये देखना है कि जब हमने अपने ऑपरेशंस को रिस्टोर किया, तो हम ये सोच रहे थे, जैसे हमने कहा कि पहले हमने निकाला हुआ है कि आरटीयू इतना है। तो मैंने आपको बताया था कि आरटीयू से हमें ये पता चल जाता है कि हमने कितनी देर में रिस्टोरेशन करनी है। तो हमें फिर जब वो हमें एप्लीकेशंस को रिस्टोर करना है, डाटा को रिस्टोर करना है, तो हमने तीन चीज़ें देखनी है कि कितने ऑपरेशंस रिस्टोर हुए, कितने टाइम में हुए, कितने टाइम में होना चाहिए था, डिफरेंस ऑफ टाइम क्या था, डिले हुआ तो उसका रीजंस क्या थे। अगर डाटा की रिकवरी की बात करें, तो कितने रिकॉर्ड को, कितने वॉल्यूम ऑफ डाटा को रिस्टोर करना था, और कितने परसेंट वॉल्यूम डाटा रिस्टोर हुआ, और जितना रिस्टोर हुआ उसकी रिस्टोरेशन एक्यूरेसी क्या थी, क्या वो सब का सब डाटा जो था, जो रिस्टोर हुआ, वो करप्ट था या नहीं था। ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे फिर नोट डाउन करनी है। अब यहाँ पे कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, कि यहाँ पे अब हमने ये सब चीज़ें क्या कर ली हैं, टेस्टिंग के हवाले से भी बात कर ली है। अब बताएं, वरना फिर मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। सर। जी। सर हमने कुछ दिन पहले ये भी बात पढ़ी थी कि जब मतलब कि डिजास्टर अकर हो जाता है, अगर हमारे पास टाइम हो तो हम अपना डेटा शिफ्ट कर लेते हैं या मतलब उसको खुद ही स्पॉइल कर देते हैं, अगर हमारे पास टाइम बचे तो जब वो हम मैंने ये। कहा था नहीं, वो मैंने कहा था कि जब हम किसी बिल्डिंग को एवैक्यूएट कर रहे हैं, तो वो मैंने कहा था सैल्वेज, और हमारे पास कोई पेपर बेस्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, और हमारे पास अब सिर्फ अपने एवैक्यूएशन का टाइम है, डाटा को एवैक्यूएट कराने का टाइम नहीं है।
तो फिर हम ये जज करेंगे कि अगर हम डाटा को बाहर नहीं लेके जा सकते तो बेहतर है कि हम डाटा हमारे जाने के बाद अनअटेंडेड रहे, तो बेहतर है कि हम उस डाटा को डिस्ट्रॉय करके बाहर चले जाएं। तो ये जी सर। उसको कहते हैं सर्विस। तो तो ये सर बात जब ये बात हो जी रही जी है उस डाटा की जो कि उस जिस प्रीमिसेस में डिजास्टर अगर हुआ है वहां की बात हो रही है। जो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि कितना डाटा रिकवर हुआ, ये मैं बात कर रहा हूँ ऑल्टरनेट साइट पे। ऑल्टरनेट साइट पे हमने डाटा को रिस्टोर करना है। वहां नहीं सर हमने मैं दो ये चीजें देखनी है। वहां हमें दो चीजें देखनी है कि जितना डाटा हमने रिस्टोर करना था उसका कितना परसेंटेज रिस्टोर हुआ, पहली बात। नंबर टू, ये जितना रिस्टोरेशन हुई है उसकी रिस्टोरेशन की एक्यूरेसी क्या है, डाटा कहीं करप्ट तो नहीं हो गया। ये वो दो बातें हैं हमें। जी सर। तो सर अभी हमने टेस्टिंग की बात की है कि हम वो सिचुएशन बना देते हैं कि मतलब कि डिजास्टर की सिचुएशन अकर हो गई है। तो जब मतलब कि एम्प्लॉयज इवैक्यूएट करेंगे, अगर वो मतलब कि डाटा डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये जो पेजेस का, तो उनको तो नहीं ना बेसिकली हमने बताया हुआ ना कि ये हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं या टेस्टिंग करवा रहे हैं, वो तो एक ओरिजिनल सिचुएशन में मतलब कि डाटा डिस्ट्रॉय कर देंगे। नहीं, वो जो सैल्वेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर बंदे की नहीं होती। वो डेजिग्नेटेड लोग होते हैं जिन्होंने सैल्वेज करना है। एक कमरे में 6 लोग हैं, एवैक्यूएशन करने के वक्त उस डेटा का कोई कस्टोडियन होगा ना। जी सर। ठीक है, सिर्फ उसको सैल्वेज करना है जो कस्टोडियन है। जी सर। ठीक है, हम उसको ये इंटीमेट करते हैं कि तुमने सैल्वेज नहीं करना आज, और तुमने बताना भी नहीं। 5 को नहीं हमने बताया, एक को बता दिया। जी सर क्लियर। क्लियर। अच्छा, जी अब जिसने सैल्वेज करना था, इज्यूम कर लो जिसने सैल्वेज करना था वो सैल्वेज नहीं कर रहा। हमारे यहाँ अक्सर ही होता है, काम मेरा है आप कर देंगे, मैं नहीं करूंगा आप कर देंगे, मैं अपना काम नहीं करूंगा आप अपना काम नहीं करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम है, हमने इसको भी आइडेंटिफाई करना है। वो कल को कह आप कह देंगे भाई मैंने तो गुड फेथ में किया था, कोई डाटा सैल्वेज नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा सोचा मैं ही करता चलूं, आपने करते चले गए। नो, वर यू रिस्पॉन्सिबल, क्या आपकी जेडी में था, ये सब बातें फिर यही चीज तो हमने टेस्टिंग में चेक करनी है। जी सर। और अगर एक और बात भी है, अगर ऐसा है, अगर हमने उसको भी नहीं बताना जो सैल्वेज है, ठीक है, जिसने सैल्वेज करना है हमने उसको भी नहीं बताना, और हमने ये चेक करना है कि वो सैल्वेज करता है कि नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, वो जो डाटा है वो वहां से एक दिन पहले रात को निकाल लेंगे और उसकी जगह पे कोई डमी डाटा रख देंगे। जी सर। अब देखते हैं कि भाई वो करते वक्त सैल्वेज करता है या नहीं करता। तो ये भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि हम टेस्ट में ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से हमने अरेंजमेंट लेंगे। ये बात जी समझ आई सर। कि जी अगर सर। आपने कहा ना कि वो कर दे, तो फिर हमने ये सोचा होगा ना प्लान में, तो हम क्या करेंगे, हम पहले से उसको डाटा को किसी डमी डाटा से रिप्लेस कर देंगे। जस्ट होल्ड अ व्हाइल ठीक है। प्लीज। हाँ जी, समझ आई कोई बात। जी सर। ओके, अब किसी को कोई सवाल है तो पूछो। तो सर अगर वो सैलवेज का टाइम उसके पास नहीं बचेगा, तो सिंपल वो डाटा को वहीं छोड़ के मतलब कि वो इवैक्यूएट कर जाएगा ना फिर। वो छोड़ के चला जाएगा, बिल्कुल छोड़ के चला जाएगा। जी सर क्लियर सर। अब अगर वो अब सैंडविच करके छोड़ जाएगा, तो अब हमारे पास क्या करना है, हमने ये देखना होगा कि उसका जो एवैक्यूएशन टाइम था और वहाँ जो उस वक्त सिचुएशन की इंटेंसिटी थी, क्या वो कर सकता था या वो नहीं कर सकता था। जी सर ऐसे ही है। ठीक है, ये हम एनालिसिस करेंगे। यही बारीकी में जाके जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो फिर चीजें पता चलती हैं एक्चुअली कि क्या हुआ, होना चाहिए तो क्या हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ऐसा करते नहीं है कोई लोग, इतना इन डेप्थ जाके के सोचे उसे ना। हमारे हमारे यहाँ तो टेस्टिंग को वो मजाक अक्सर। अभी अच्छा, एक और बात, ये जो चीज़ है ना, ये हमारे यहाँ
हम तो इन चीज़ों को, ये हमारे कल्चर में नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, हमारे कल्चर में देखो मैं एक छोटी चीज़ बताता हूँ आपको। हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं है कि गाड़ी में बैठने से पहले, ये गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट बांध लो। दिस इज नॉट अ कल्चर, राइट। बाहर ये चीज़ कल्चर है। वो बंदा गाड़ी नहीं चलाता जब तक वो सीट बेल्ट ना बांध ले, राइट। वहाँ ये है कि उनको बता दो कि ये काम करना है, पहली एक दफ़ा बता दो, वो एक बात को समझ लेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ मजाल है एक दफ़ा में बात सुन ले। तो अब ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है, इट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन हमने अपने यहाँ इस कल्चर को देखते हुए, हमारे यहाँ अगर रिस्क असेसमेंट होगी तो वहाँ हमारे यहाँ बहुत रिस्क निकलेंगे ड्यू टू दी बिहेवियर इनॉमलीज ऑफ द एम्प्लॉयज। तो उसके लिए फिर क्या चीज़ है कि हम लोगों को ट्रेन करें। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होती है, वो ट्रेनिंग को ये समझती है कि इट्स द वेस्टेज ऑफ टाइम, देयर टाइम, एज वेल एज द वेस्टेज ऑफ फंड्स। बाहर ये नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि हम, अगर मैनेजमेंट सीरियस हो जाए तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सीरियसनेस के साथ ट्रेनिंग नहीं लेते। वो समझते हैं कि ट्रेनिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्केप फ्रॉम रियल वर्किंग आवर्स। दैट इज अ डायलीमा। तो इन चीज़ों को बाहर फिर हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। एनी हाउ, आगे चलते हैं। यहाँ भाई किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दो। अच्छा जी, चलें अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अब सब आ जाए ऑनलाइन, एक नई एक्टिविटी करते हैं आज। सब अपने बैकग्राउंड नॉइजेस को कंट्रोल करें और ऑनलाइन आ जाएं। Everyone is requested to come online, but control your background noise, please, and maintain the environment, please. I request. जी सर। ओके, सर ठीक है। अभी बाकी लोग आ रहे हैं। आप लोगों को मेरे ख्याल से बाकी पार्टिसिपेंट्स अपेयर नहीं, डिस्प्ले नहीं होते ना? जी सर नहीं होते। ओके, राइट। अच्छा सर, ये जो आप ड्रिल वाला बता रहे थे ना, इसमें अगर मैं एक चीज बताऊं थोड़ी सी, बता दें, बता दें। आपके मटेरियल से हेल्पिंग हो जाएगा। सर आपको याद होगा कि 2017 या 18 में था कि सर वो जो जलजला आया था बहुत ज्यादा, और मतलब उसमें सारे ऐसा हुआ था कि ऑर्गेनाइजेशंस में से सब लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे। बिल्कुल ऐसे तो ही है। सर उस टाइम पीरियड में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा हुआ था, स्पेशली बैंक्स में, क्योंकि मेरा मतलब बैकग्राउंड सारा बैंकिंग का है। तो उसमें सर बैंक में ऐसे हुआ था, बहुत से बैंक्स में ऐसे हुआ था कि जो हाँ, इमरजेंसी एग्जिट हैं वो या तो खुले हुए ही नहीं थे, हाँ, ऐसे ही या है। फिर वो मतलब कि इस तरह से बनाए हुए ही नहीं थे उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही और उसके बाद से इन्होंने ये सारा प्रोसेस स्टार्ट किया था कि उन्होंने इमरजेंसी की, कोई फायर की या कोई इस तरह करके उन्होंने ड्रिल स्टार्ट करवाई। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में मैंने कहा ना कि बीइंग अ नेशन, हम मोहतात नेशन नहीं है। हम रिजिलियंट नेशन है, लेकिन हम मोहतात नहीं है अपने रवैयों में। मतलब और सर जो अभी आप बता रहे थे कि ड्रिल में सब लोग, वाकई ऐसा ही होता है कि जब ये ड्रिल परफॉर्म हो रही होती है, स्पेशली जब अभी रिसेंटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ था ऐसे, वो फायर से रिलेटेड वो लोग कर रहे थे कि वो हम लोग खुद ही मतलब धुआं करके और एग्जिट होना था। तो सर उसमें सब लोग वाकई उसको एज अ फन ले रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, और क्या, वो पूरी सीरियसनेस होती ही नहीं। लेकिन अगेन मैंने बताया कि कतर अगर इसके की सीरियसनेस है या नहीं है, क्योंकि ये 2-3 दफ़ा में नहीं आती। अब बाहर जी सर। इस बाहर स्कूल लेवल के ऊपर ये चीज़ समझाई जाती है बच्चों को। हमारे यहाँ वो चीज़ ट्रेन ही नहीं की जाती, उसको हम उस तरह सर से इवन सीरियस। कस्टमर्स को जब हम ब्रांच से बाहर निकलने का बोल रहे थे तो वो कहते कोई बात नहीं, बस ठीक है हम इधर बैठ गए, आप लोग चले जाएं। मतलब वो हाँ लोग ये ऐसे बिहेव कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब लेकिन मेरा उसमें ये कहना है कि हमने हमारे यहाँ अब अगर कोई शख्स बाहर से आया है और वो यहाँ ऑफेंड हो जाए, तो वो, हमें ये चीज़ को देखना है कि यार हमारा कल्चर क्या है, लोगों के बिहेवियर्स क्या है। ये तो वो है जो कि एजुकेटेड, क्या कहना चाहिए, कैंपसेस हैं,
लेकिन जहाँ पे अगर यही चीज़ अगर हम थोड़े से रूरल एरियाज में चला जाएं तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, वहाँ तो अवेयरनेस ही नहीं है। तो जी सर, ऐसे है। ये कोविड में ही देख लो, बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग अब कहीं जाके लोगों में कुछ एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी आई है। बाहर हम उसकी डिबेट में अलग चलेंगे। अभी जो मेरा फोकस है इस बात पे आज, अभी जो मैंने सबको कहा है ऑनलाइन होने का, वो ये है कि अब मेरा एक सवाल है। अब वो ये है कि अब हम ये सोचते हैं कि अब हमने इस पूरे प्लान को ऑडिट करना है, बीइंग एन ऑडिटर। अब आप लोग क्या कहते हैं, एक एक करके मुझे बताते जाएं, कोई भी, कोई कहीं से भी शुरू कर लेते हैं कि अब आपने ऑडिट करना है तो कैसे करेंगे इसका। अच्छा, आप लोग समझें कि आप, मैं ऑडिटी हूं और आप ऑडिटर हैं, और आपने मुझसे सवालात पूछने हैं। तो आप सवालात पूछेंगे तो उसके बाद डेफिनेटली जो सवालात है, मैं चाह ही रहा हूँ कि वो आपको एक तरह के जहन में चेकलिस्ट आ जाए कि आपने जब ऑडिट करना है तो वो चेकलिस्ट क्या होगी बीसीपी प्लान को ऑडिट करने का। सर सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ऑडिटर क्या पूछेगा? आप, मैं ऑडिटी हूँ, आप ऑडिटर हैं, पूछे मुझसे सवाल। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? सर अल्लाह का शुक्र है। ये तुम्हारी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। ये तुम्हारी बैकग्राउंड में नॉइज आती है बहुत बिलाल। सर मैं अकेले बाहर हो हूँ क्या? अभी। अच्छा अच्छा, चलो पूछो। सर इसीलिए सर सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि BIA आप दिखा दो, क्या करूं? बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस। क्या करूं? उसकी सर वो जो आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया वो मुझे दिखा दो सबसे पहले। फिर कहूँगा कि आपने जो प्लानिंग की है वो आपने सही की है या नहीं। सर सबसे फिर पहला आपने जो क्वेश्चन होगा वो मेरे हिसाब से ये सर होना चाहिए कि आप ए, ए, पॉलिसी का पूछेंगे कि आपकी कोई एक मिनट, बीसीपी पॉलिसी। एक मिनट में, नहीं, सॉरी। मैं बिलाल आपकी बात नहीं समझ पाया। आप मुझसे, मैं आपको कुछ बताऊं या तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो? मैं ये नहीं समझा अभी तक। नहीं सर मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आप बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस आप मुझे दिखा दें। ओके, सबसे पहले आप मुझसे ओके, आप एज एन ऑडिटर ये सवाल पूछेंगे? ओके, नो, यस सर। पहला सवाल नहीं है। सर सर्विसेज के नहीं बारे में सर मैं सर पूछूंगा। सबसे पहले तो हम पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के पॉलिसीज बारे होगा में ना पूछ। सर सबसे पहले। हाँ मतलब देखो, मैंने कहा था ना कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। आप, अब मैं ऑडिटर हूँ, चलो मैं आपके पास आता हूँ, तो मैं आपसे अगर पहला सवाल करूंगा ना तो मैं आपसे कहूंगा कि क्या आप मुझे एक अपनी जो बीसीपी प्लान की अप्रूव्ड कॉपी दिखा सकते हैं? क्यों, अगर मैं ये पूछूंगा ना आपसे कि बीसीपी प्लान आपने बनाया है तो आप कह देंगे हाँ। तो मैंने क्या कहा था कि सवाल ऐसा पूछना है जिसके जवाब में ऑडिटी कोई ना कोई एविडेंस क्रिएट करे या दे। तो आपने सवाल ये पूछना है कि भाई प्लीज शो मी योर मोस्ट अपडेटेड एंड अप्रूव्ड बीसीपी पॉलिसी, पॉलिसी एंड प्लान। अभी दो सवाल हो गए, पॉलिसी इज यस समथिंग एल्स, प्लान इज समथिंग एल्स। अब आप क्या करेंगे, जब वो आपको डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो आपने ये चेक करना है। आपने कहा मोस्ट अपडेटेड, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसका मतलब है कि उसकी कुछ प्रीवियस रिवीजन्स होंगी, ठीक है। अब अगर आपने क्या करना है कि उनसे एक दो रिवीजन्स पहले भी मांग लें, फिर जरा चेंज ऑडिटी से पूछें, अच्छा यार इस प्लान में और इस प्लान में ये जो रिवीजन्स हैं, इन दोनों रिवीजन्स में डिफरेंस ऑफ रिवीजन क्या है। अच्छा, फिर आप ऑडिटी से ये भी पूछेंगे कि मुझे ये बताएं कि भाई आपने क्या, मुझे ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन रिसीप्ट्स बताएं। डिस्ट्रीब्यूशन रिसीप्ट का क्या मतलब होता है कि ये जो हमारा प्लान है ये तमाम डिपार्टमेंट्स को डिसिमिनेट हुआ है कि नहीं हुआ। जब हम ये प्लान सबको डिसिमिनेट करते हैं तो उनसे रिसीविंग सिग्नेचर लेते हैं, वो लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए जो कि इस बात का सबूत है कि ये हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तीसरा ये कि हमें ये चीज़ चेक करती है बीइंग एन ऑडिटर कि ये जो हमारा प्लान है ये अप्रूव हुआ हुआ है, उस पर सिग्नेटरी, जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है, क्या वो वही है जो होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। एक तो ये बात।
फिर हमने बीसीपी प्लान में ये चीज़ भी चेक करनी है कि जो सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो वही है जो मोस्ट अपडेटेड है, और जो पुराना वाला है वो हमने वापस ले लिया है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम नया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पुराना वाला रिटेन कर लेते हैं। तो अदरवाइज क्या होगा कि लोगों के पास पुरानी कॉपी भी होती है और नई कॉपी भी होती है। अगर पुरानी और नई कॉपी दोनों हो तो बाज़ औक़ात इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन वो पुरानी कॉपी को इस्तेमाल कर लें तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में 3 बातें बड़ी अहम हैं कि जब भी अपडेट को डिसेमिनेट करें उसका रिसीविंग रिकॉर्ड रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो पुरानी कॉपी है उसको रिटेन करें, वापस ले लें, ताकि इंश्योर हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में पुरानी कॉपी नहीं है। तीसरी बात ये कि हर एक को पहुंच जाए, और अगर वो रिसीविंग नहीं हुआ तो फिर किसी और जो नेक्स्ट इंचार्ज है वो उस दिन नहीं था तो उस तक वो पहुंचे। एक ये बात होगी। अब ये 5-6 सवालात हो गए। मैं बहरहाल अब खुद ही बता देता हूँ कि टाइम की कमी है, ताकि उसके बाद फिर आपने ये करना है कि अपनी अब अपने आप को म्यूट कर लें और फिर मैं खुद ही बताते जाता हूँ, फिर टाइम नहीं होगा। उसके बाद जब आपने ये पॉलिसी और प्लान, फिर आपने ये यही सारी बातें प्लान के हवाले से भी देखनी है। फिर आपने ये देखना है कि आप ऑडिटी को कहेंगे कि भाई ज़रा मुझे प्लान तो समझाएं, प्लान का कोई वर्क फ्लो होगा, डायग्राम आप देख लें, उस प्लान में कोई पहला स्टेप होगा डेफिनेटली। अगर उस प्लान में बीआईए का जिक्र ही नहीं है तो फिर आप बीआईए करके क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि प्लान में वो सब चीज़ें होनी चाहिए जिनको वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वो सब चीज़ें इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक होनी चाहिए। फिर आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा, आपने जो अपनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल सर्विसेज की हैं उनका रिकॉर्ड निकालें, जो क्रिटिकल सर्विसेज का क्राइटेरिया था वो निकालें, क्या वो क्राइटेरिया अप्रूव्ड है उसकी कॉपी दिखाएं। उसके बाद अपने जो एसेट्स आइडेंटिफाई किए वो दिखाएं, उनका रिकॉर्ड दिखाएं, उनकी क्लासिफिकेशन दिखाएं, उसकी अप्रूव्ड कॉपी दिखाएं। फिर उसके बाद आप क्या पूछेंगे कि हाँ, क्या आपने आरपीओ निकाला है, क्या आपने आरटीओ निकाला है, क्या आपने एसडीओ निकाला है, क्या आपने एमटीओ निकाला है। आरपीओ आरटीओ निकालने का जो तरीकाकार है वो क्या था, वो कैलकुलेशन कैसे की गई है, वो तमाम डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी हुई है या नहीं हुई है, वो अप्रूव्ड है, वो जिन्होंने निकाला है क्या वो लोग ट्रेंड थे, जिन लोगों ने निकाला है क्या वो ऑथोराइज थे, और जिन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया है क्या वो अप्रूव थे, और डॉक्यूमेंटेड कॉपी अप्रूव थी या नहीं थी। फिर उसके बाद आप ये उनसे पूछेंगे कि आपने कौन कौन से रिकवरी ऑल्टरनेटिव जो हैं वो आइडेंटिफाई किए थे, और सिलेक्शन ऑफ रिकवरी ऑल्टरनेटिव कौन सा आपने लिया है और ये क्यों लिया है, जस्टिफिकेशन ऑफ, अगर आपने हॉट साइट लिया है तो आप ये देखेंगे कि उनका आरपीओ उनका आरटीओ क्या था। अब आरटीओ अगर 15 दिन का है और वो हॉट साइट ले रहे हैं तो गलत है। आरटीओ अगर वो 10 मिनट का है और वो कोल्ड साइट ले रहे हैं तब भी गलत है। ये अब एक ऑडिटर ने उसकी लिंकेजेस में देखनी है। फिर उसके बाद ये कि अगर आपने इसको आउटसोर्स किया हुआ है तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट मांगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेस को देखेंगे कि जो लीगल एग्रीमेंट है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया है या नहीं किया गया है। फिर आप देखेंगे क्या टीम्स बनाई गई हैं, टीम्स के रोल्स को आइडेंटिफाई किया गया है या नहीं किया गया है। फिर इमरजेंसी, हमारे यहाँ जब ये बीसीपी बनता है तो इमरजेंसी टीम्स के नंबर्स होते हैं, डायरेक्टरी होती है इमरजेंसी डायरेक्टरी, जिसमें उन लोगों के वो नंबर्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग इमरजेंसी हमें कॉल करना है। तो आप ये काम करके देखें कि भाई आप उनसे पूछें कभी आपने इस लिस्ट को अपडेट किया है, किसी ने नंबर चेंज कर लिया, कोई चल छोड़ के चला गया, कोई ट्रांसफ़र हो गया, कोई रीलोकेट हो गया, क्या ये लिस्ट अपडेट हुई है, क्या ये नंबर वैलिड है। अक्सर आप देखें कंपनीज की वेबसाइट पे नंबर लिखे होते हैं वो आउटडेटेड होते हैं, आप सैंपल चेक कर सकते हैं उस चीज़ के। फिर लोगों से पूछें क्या उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, कोई रोल आइडेंटिफाई करें, उससे पूछें भाई तुम्हें पता है कि बीसीपी प्लान क्या होता है, तुम्हारा उसमें रोल क्या है, तुमने उसमें करना क्या है, ये सब चीज़ें, ताकि लोगों की अवेयरनेस, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग का कोई रिकॉर्ड है, ट्रेनिंग का कोई फॉलोअप है। पास्ट ऑडिट रिपोर्ट आप ऑडिटी से पूछें, हाँ ज़रा दिखाओ कभी तुमने बीसीपी को ऑडिट कराया था, जो पास्ट ऑडिट रिपोर्ट में फाइंडिंग्स थी वो क्या थी, क्या उसका फॉलोअप हुआ था कि नहीं हुआ था, उसके ऊपर मैनेजमेंट का अप्रूवल है, क्या वो फॉलोअप करने के बाद दोबारा री ऑडिट कराया था कि नहीं कराया था। फिर ये देखना कि भाई कभी इससे पहले बीसीपी टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट के अंदर क्या फाइंडिंग्स थी, क्या उन फाइंडिंग्स का हमने कुछ वो फॉलोअप किया है। इसके अलावा जब भी कोई चेंज आती है तो उस केस में उसके बाद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज आती है तो क्या उसका कोई डाटा ऑल्टरनेट रिकवरी मेथड के मेथड्स तुम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किए हैं। अगर कोई सर्वर चेंज हो जाता है, डेटाबेस चेंज हो जाता है,
इसी उसके कोई रिकवरी ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए हैं, टेलीकम्युनिकेशन के ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किए हैं, आपके जो एप्लीकेशन की रिकवरी ऑल्टरनेटिव्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, क्या आपके बीसीपी प्लान में डाटा के रिस्टोरेशन का प्लान है, अपने डाटा का बैकअप का प्लान बताओ, क्यों ये वाली बैकअप अप्रोच यूज़ कर रहे हो, किस कौन से मीडिया पे डाटा का बैकअप ले रहे हो, डाटा बैकअप लेता कौन है, उसकी कोई एक्टिविटी लॉग है या नहीं है, और क्या ये ऑटोमेटेड है, क्या ये मैनुअल है, रिकवरी साइट का ऑडिट कभी हुआ है, उसकी सिक्योरिटी को कौन देख रहा है, कभी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स को ऑडिट किया है। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है। उसके बाद बैकअप के लिए मीडिया कौन सा इस्तेमाल करते हो, आप डाटा ऑनलाइन ऑन साइट करते हो या ऑफ साइट करते हो, क्योंकि बैकअप का डाटा हमेशा किसी थर्ड लोकेशन के ऊपर होना चाहिए, क्या उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी सिक्योरिटी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रॉपर इंतजाम है या नहीं है, कौन कौन सी इंश्योरेंस ली हुई है, सोर्स कोड की हिफाजत का क्या इंतज़ाम है, ये सब चीज़ें फिर आप अपने ऑडिट में पूछेंगे। तो ये एक वक्त में कवर ही नहीं हो सकता एक ऑडिट में, इसीलिए मैंने कहा था ऑडिट करते वक्त कि ऑडिट का स्कोप डिफाइन करते हैं। तो बहरहाल ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अब कुछ क्लियर हो रहा है कि एक्चुअली जो चीज़ें मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ कि ये यूँ करना चाहिए, हम ऑडिट में उन्हीं चीज़ों का पूछ रहे हैं। अब यहाँ कोई सवाल? सर जी सर अभी आपने सोर्स कोड की बात की है एंड पर सोर्स कोड तो सर वो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो सिस्टम बनाते हैं उन्होंने तो अपनी लाइब्रेरीज में रखा होता है ना, हमारे पास तो एग्जीक्यूटेबल कोड होगा। लाइब्रेरी में तो रखा हुआ है, क्या लाइब्रेरी का बैकअप लिया हुआ है? सर वो तो जिन्होंने बनाया हुआ है उन्होंने अपने पास रखा होगा ना, हमारे पास तो सिंपल एग्जीक्यूटेबल कोड होगा ना। नहीं, अगर हम ओके आप उस लिहाज से सोच लें, ठीक है, आप अगर क्लाइंट हैं, आपने जी किसी से सर। सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, जी सर। राइट, तो डेफिनेटली आपने एग्जीक्यूटिबल कॉपी की उसकी बैकअप लिया हुआ होगा। लेकिन अगर आप खुद सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो फिर सर सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज का हमने वो बिल्कुल किया होगा। बिल्कुल उस सूरत में बात कर रहा था। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपने किसी क्लाइंट से सॉफ्टवेयर बनवाया है तो क्या आपने स्क्रॉ का मैनेज स्क्रॉ की प्रोविजन रखी हुई है, क्योंकि स्क्रॉ इज बेसिकली द बैकअप, कि अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डिनायल ऑफ सर्विस कर देता है, उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे। इक्विपमेंट है, आपने इक्विपमेंट परचेज करते हैं, क्या आप उसमें उसकी वारंटी रखते हैं कि नहीं रखते, ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस करते हैं या नहीं करते। अभी हमने इक्विपमेंट खरीदा, उसमें यही हुआ कि वो जो वेंडर था उसने कहा कि भाई आपने जो है क्या कहते हैं इसमें, वो जब हमारे पास पहुंचा तो खराब हो गया, उसने कहा भाई ट्रांसपोर्टेशन में खराब हुआ, मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस ही हमने ली हुई थी, हमने उससे ये पूछा ही नहीं था कि ट्रांसपोर्टर कौन होगा। तो दैट इज द पॉइंट कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन जब वो बाद में पहुंचती हैं तो फिर वो पता चलता है। और फिर हमारे यहाँ लोगों का आपको पता ही है कि वो किस तरह से चीज़ों से डिनाई कर जाते हैं। फिर ये ऑडिट में ये देखना है कि क्या बीसीपी प्लान का टेस्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, वो टेस्टिंग एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है, उसका रिकॉर्ड है नहीं है, उसके ऊपर कोई फॉलोअप हुआ या नहीं हुआ, रिजल्ट्स रिकॉर्ड हुए थे कि नहीं हुए थे। तो बीसीपी जो टेस्टिंग है उसका भी हम बीसीपी ऑडिट कर लेते हैं। और एक और बात ये है कि जो ये आप साइट्स लेते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि उन साइट्स में हमारे पास अगर हम आउटसोर्स कर रहे हैं तो हमने उनको अक्सर ये चीज़ होनी चाहिए कि राइट ऑफ ऑडिट हो, कि हम अपनी सर्विस प्रोवाइडर को कहेंगे भाई हमें कम से कम राइट ऑफ ऑडिट तो दो, और अगर तुम हमें राइट ऑफ ऑडिट नहीं देते तो किसी थर्ड पार्टी न्यूट्रल पार्टी से ऑडिट करा के रिपोर्ट हमें सबमिट करो। तो जो हमारा ऑडिटर होगा वो हमसे पूछेगा कि भाई जब तुमने आउटसोर्स किया था तो क्या तुमने ये एग्रीमेंट में मेंशन करवाया था कि नहीं करवाया था। तो एक दिन में अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो रिकवरी ऑल्टरनेटिव का ही ऑडिट एक दिन में होता, वो भी 2 दिन लग जाते हैं बाजू का। अभी तो मैं रिकवरी ऑल्टरनेटिव पे जाना, वहाँ बिजली, सिक्योरिटी, पानी, गैस, टेक्निकल, नेटवर्किंग, डाटा, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन रिसोर्स, इसके अरेंजमेंट्स की तो मैं अभी ऑडिट में बात ही नहीं कर रहा। तो इट्स अ बिग लिस्ट। तो सर ये ऑल्टरनेट साइट होगी, ऑडिटर वहां पर जाएगा कि वो नहीं वहां तो पर जाएगा, नहीं जाएगा। अगर ऑडिट स्कोप में अगर ऑडिट है, बैकअप ऑल्टरनेट साइट का ऑडिट है तो जाएगा। लेकिन अगर ऑडिट है जनरल बीसीपी का, तो उस सूरत में फिर ऑल्टरनेट साइट पे वो खुद मेंटेन हो रही है तो ऑडिटर कह सकता है कि हाँ जरा मुझे दिखाओ, विजिट कराओ, यस। लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी है, उस सूरत में डेफिनेटली उसने पहले से उनको इंटीमेट करना होगा, उनकी परमिशन लेनी होगी,
तो वो थोड़ा सा मसले मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपके ऑडिटर को इस बात की परमिशन नहीं देती कि आप आएँ और ऑडिट करें। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि मैं आपको ऑडिट करने आया हूँ और मैं आपके ऑडिट के दौरान आपके सर्विस प्रोवाइडर का ऑडिट करना शुरू कर दूं। बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट रिगार्ड। बहरहाल ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंक्लूड हो गया है, दैट इज द बीसीपी। कुछ क्लियर हुई चीजें? जी सर, क्लियर है। राइट। तो अब ये देखो कि जितनी बातें मैंने बताई हैं, बताना और होता है और करना कितना और है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, पहले प्लान करना, फिर इम्प्लीमेंट करना, फिर उसकी मॉनिटरिंग करना, और फिर उसकी कंप्लाइंस करना, और फिर ऑडिट करना। इट्स अ रियल जॉब। चलें, बाकी फिर हम नेक्स्ट में करेंगे, कल हमारी क्लास है तो। सर जी सर बीसीपी में तो मेन चीज बीआईए होगा, तो बीआईए है ना? ऑडिट में हम ये नहीं करते कि सिर्फ जो बीसीपी की मेन चीज है उसको ऑडिट करेंगे। ऑडिट कवर्स एवरीथिंग। हाँ सर, लेकिन वैसे अगर किसी बिजनेस का बीआईए ही ना हो लेकिन उस काम, तो फिर हम ऑडिट ही नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम ऑडिट तो करेंगे, हम एनसी लगा देंगे, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, जो मैं करेक्शन आपको कराना चाह रहा था, कि हम शुरू बीआईए से नहीं करेंगे, हम शुरू हाँ वो करेंगे। तो सही, लेकिन सबसे पहले पॉलिसीज चेक जी, करेंगे। फिर एसओपी, फिर उसकी अप्रूव्ड कॉपी, ऐसा। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, फिर बीआईए, बीआईए का प्रोसीजर, फिर उस पे आरपी और आरटीओ आएंगे, उसका रिकॉर्ड। ये बात याद रखें कि जब भी आपने ऑडिट, एक गुर बता रहा हूं कि ऑडिट करने जाएं तो ये सोचें कि क्या पूछना है, और जहन में थोड़ा सा ये सोच लें कि यार ये जो मैं सवाल करने जा रहा हूं, इसको मुझे क्या रिकॉर्ड देना चाहिए। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं ऑडिटी से ये सवाल पूछूं कि हाँ तुमने बीआईए किया था, तो ऑडिटी को मुझे क्या शो करना चाहिए? ऑडिटी को चाहिए कि मुझे दो वो दिखाए, रजिस्टर दिखा दे, कोई डॉक्यूमेंट दिखा दे जिसमें उसने ये लिखा हो कि हाँ ये सर्विसेज है मेरी, ये इनकी क्लासिफिकेशन है, इन सर्विसेज में ये एसेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये क्लासिफिकेशन है। अगर आप थोड़ा सा यूं सोच के जाएंगे, ऑडिट करना आपके लिए बड़ी इंजॉयबल एक्टिविटी हो जाएगी। कुछ क्लियर हुआ? ये सर क्लियर है। चलो सर गुड। एक और चीज पूछना था। पूछें पूछें। सर एमआईएस में सोशल इंजीनियरिंग से क्या मुराद है? एमआईएस में सोशल इंजीनियरिंग से मुराद ये है, वहाँ पे आपका मैंने जीमेल पे अकाउंट है? आप कहीं सर जॉब था। करते हो? नो सर। अच्छा अच्छा, अब अगर आप में से कोई एनी आप जॉब कर रही है ना, जरा ऑनलाइन आओ। जी सर। अच्छा, आप आजकल क्या कर रही हैं अपनी जॉब में? सर मैं कर रही थी, अभी मैंने अब इसी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए छोड़ी है, अभी 3-4 माह पहले। वैसे मैं अच्छा करंटली वहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर थी सर, अच्छा, मिजान कौन बैंक कौन में। से ऑपरेशंस थे आपके? सर कैश आ जाता था उसमें, और उसके अलावा जितनी भी सेल्स की सारी एक्टिविटीज और सारा, वो सब मेरे अंडर ही आ रहा था। उसमें एटीएम सबसे ऑपरेट करना। सबसे ज्यादा जो सेल्स थी वो किस ऑर्गेनाइजेशन की थी वहाँ? किस ऑर्गेनाइजेशन की? किस बैंक के लिहाज से मतलब अगर? अगर मैं, हाँ, अच्छा बैंक में टॉप डिपॉजिटर कौन था? अच्छा, टॉप डिपॉजिटर सर वो एक कस्टमर था हमारा, मतलब मतलब कौन वो था? था ऑयल डिपार्टमेंट का था सर वो। मतलब कोई नाम होगा उस बंदे का? सर मतलब बाय नेम ऐसे कैसे, मतलब वो उनकी अपनी प्राइवेट ऑयल नेम है? कंपनी। हाँ प्राइवेट नेम ही है डेफिनेटली, मतलब कस्टमर था। नहीं तो प्राइवेट नेम तो होगा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसका कितना बैलेंस था? सर उनका बैलेंस 24 आवर्स जो है ना, मतलब 10 मिलियन प्लस होता था। 10 मिलियन प्लस होता था? ओके। जी 10 मिलियन से ऊपर वो सारी ट्रांजैक्शंस करते थे, और 10 मिलियन उनके अकाउंट में सस्टेन रहता था। तो ऑपरेशंस मैनेजर में आपको तमाम लोगों के अकाउंट की एक्सेस होती है? सर जी हम लोगों को, मतलब जो ऑपरेशन मैनेजर होते हैं उनके पास बाकी ऑनलाइन ब्रांचेस की भी एक्सेस होती है, लेकिन आप जो सॉफ्टवेयर कौन मतलब सा T24 यूज कर हमारा रही हो? T24, जी T24 था। T24 यूज कर रही हो, ओके। इनको लोगों को, अच्छा, T24 कौन सा विंडोज यूज, T24 को कौन सा वर्जन यूज कर रही हो?
सर कोई बहुत पुराना चल रहा है, अभी लेटेस्ट वाला अभी तक नहीं आया था हमारे नहीं, कौन सा मिजान था? बैंक में अभी तक। सर ये तो मुझे नहीं पता, आई थिंक 2009 का कोई इन्होंने चलाया हुआ था, उसी को थोड़ा बहुत अपडेट कर रहे थे, और अभी रिसेंटली भी उसमें कुछ अपडेशंस और भी हुई हैं और आपकी क्योंकि मशीन का वो, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? सर इतना ये नहीं मैंने पूछा हुआ। नहीं, विंडोज थी, लाइनिक्स था, क्या था? सर आई थिंक विंडोज ही है, क्योंकि सर असल में जो बहुत ज्यादा पुराने वाले साइट पे देखे ना, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको मतलब कंप्यूटर पे काम भी नहीं आता था, तो इसलिए उन्होंने दो सॉफ्टवेयर मतलब यूज कर रहे थे, एक T24 था और एक और कोई माइसिस टाइप करके कुछ था। माइसिस के नाम से, हाँ ठीक है। माइसिस का आपको पता होगा, उसके ऊपर हर चीज लिखी आ रही होती है कि ये हम्म, करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वो सारा मतलब गाइड करने के लिए था। अच्छा। और आपकी ब्रांच में कितने कंप्यूटर्स है? सर हर बंदे के पास एक एक कंप्यूटर था, तो टोटल ओवरऑल 10 लोगों का स्टाफ था हमारा, और 10 एम्प्लॉय वो सॉरी कंप्यूटर्स थे इंक्लूडिंग BM। अकाउंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड था? अकाउंट मेरा वाला मतलब सिस्टम का? नहीं, मतलब आपके सिस्टम का जिससे आप, बैंक अकाउंट नहीं पूछ रहा आपका, आपका अकाउंट जिससे आप बाकी लोगों के एक्सेस कर सकती थी जी जी, इंफॉर्मेशन को, वो बिल्कुल पासवर्ड्स होते हैं सर अपने। उसमें कितनी लेंथ थी पासवर्ड की? सर वो आप डिफरेंट उन्होंने बताए होते हैं कि न्यूमेरिक कितने होने चाहिए, नहीं, अल्फाबेट इतना मतलब होना लेंथ कितनी चाहिए। थी? लेंथ सर मैंने तो अपनी मतलब अपने हिसाब से ही रखनी होती है, मतलब 7 से 8 तो मस्ट होता है ना सर। और 7 हर लिखी 10 डेज के थी? बाद, हाँ, और सर हर 10 डेज के बाद वो जो है उसके ऊपर खुद ही आ जाता है कि पासवर्ड जो है वो आपका एक्सपायर हो रहा है और इसको चेंज करें, अल्फान्यूमेरिक अपडेशन हो थे जाए। उसमें कैरेक्टर्स? जी जी बिल्कुल थे। और न्यूमेरिक? न्यूमेरिक भी थे, न्यूमेरिक और 2 होते हैं, स्पेशल? और अल्फा आप जितने मर्जी रख लो, मतलब टोटल उन्होंने बोला है कि आपने 7 एटलीस्ट मिनिमम 7 डिजिट का होना चाहिए पासवर्ड। तो आपने कितने न्यूमेरिक रखे? सर मैंने तो नाम से बनाया हुआ था सर, नाम लिख के उसके बाद आगे फिर न्यूमेरिक में 2-3 वर्ड्स और डाले हुए थे। ओके, दिस इज सोशल इंजीनियरिंग जो मैंने अभी की है, राइट? कि बिलाल समझ आई? यस सर। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली ये है कि एनी ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की, लेकिन तमाम सवालों के जवाब अच्छे दिए। लेकिन हाँ, इन्होंने ये बता दिया कि अब मुझे ये पता चल गया कि वहाँ सिस्टम T24 है, ठीक है। मुझे ये पता चल गया कि वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज विंडोज बेस्ड है। वहाँ पे इनके पासवर्ड का नाम इनके नाम से है, पासवर्ड की लेंथ ये है, इतने स्पेशल। अब इसका मतलब है कि अब जो मैं एफर्ट करूंगा वो मैं इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर अंदर करूंगा, ठीक है। मुझे पता चल गया टॉप डिपॉजिटर कौन है। दिस इज सोशल इंजीनियरिंग कि आप जब अपनी सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करते हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल की वो इंफॉर्मेशन जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं, दैट इज नोन एज सोशल इंजीनियरिंग। क्लियर? चला ये तो भी सही हो गया। क्या हो गया? कह रहा हूँ कि ये एक्सक्यूज मैंने सही लगाया था सर। ये तुम सीखने के लिए मुझसे सवाल नहीं पूछता, हमेशा ये सवाल पूछता है कि मैंने सही किया था गलत किया था, और मुझे इस पर इख्तलाफ है। नहीं सर, ऐसे वैसे ये तो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे है, क्योंकि इसी से एक्सक्यूज बनते हैं सर। हाँ चलो, बड़ी अपनी बात को तुमने जस्टिफाई कर दिया, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हुआ। अच्छा, और किसी का कोई सॉरी सवाल? सर। थैंक यू एनी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, पूछो। मैं कहता हूँ कि भाई एक्चुअल रियल सिनेरियो मुझे दो, मुझे प्रॉब्लम्स बताओ, ताकि मैं तुम लोगों को कोई हल बताऊं, चीज़ों को प्रैक्टिकली हम करें कोई। अच्छा, एक मैं कुछ सवालात आप लोगों को देता हूँ, आपने मुझे डाटा कलेक्ट करके बताना, देखता हूँ कौन कलेक्ट कर लेता है और कैसे कलेक्ट ओके करता सर। है, ये आपका आर्ट है। अच्छा, पाकिस्तान में कितने चार्टर्ड अकाउंट, ये लिख लो सारे अपने पास, एक कितने मिनट सर। चार्टर्ड लिख लो, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं पाकिस्तान में अभी तो कोई क्वालिफाइड? बाहर हो, चलो कोई और सेंड करेगा। कितने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और कितने क्वालिफाइड एफसीएमएस हैं? आपकी एफसीएमए कहलाती है ना सर, जो क्वालिफिकेशन है? सीएम है सर। सीएम में क्वालिफाइड है, ओके, ठीक है। इसी तरह कितनी सीएमए की फर्म्स हैं और कितनी सीए की फर्म्स हैं? कितने लोग इस वक्त रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं दोनों में पाकिस्तान सर। में, प्रोविंसेस में, सिटीज में, ये सब चीजें? ये जरा ओके मुझे सर। डाटा इकट्ठा करके बताइएगा, फिर मैं एक चीज बताऊंगा इस पर। बहरहाल ओके अभी आई एम लीविंग।
अब इंशाल्लाह कल हमारी क्लास है तो उसमें फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।